ये वीडियो कॉपीराइट एक्ट की सेक्शन 107 फेयर यूज के तहत रिव्यू कमेंट्री क्रिटिसिज्म और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो गाइज ये कहानी है बोजी नाम के एक लड़के की जो कि पैदाइशी बहरा है और बोल नहीं सकता। और बोजी इतना ज्यादा कमजोर है कि एक छोटी सी तलवार तक को नहीं उठा सकता। और बोजी की ये कमजोर और छोटे से शरीर को देखकर किंगडम के सभी लोग बोजी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी ये लड़का कड़ी मेहनत करके इस किंगडम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनता है। तो कहानी की शुरुआत में हम बोजी को देखते हैं जो कि अपने कैसल से बाहर और गाँव से बहुत दूर एक जगह पर आकर बैठा होता है। और तभी यहाँ पर एक शैडो जैसा क्रीचर आ जाता है और ये बोजी को देखकर कहता है, अबे तू कौन है बे? मैंने तुझे यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। और ये क्या, तुम्हारे सर पे क्राउन भी है? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से मुझे अपने सारे के सारे पैसे दे दो। और ये प्रिंस कुछ नहीं कहता, बस इधर उधर देखता रहता है। ये क्रीचर उससे पूछता है, वो बोल रहे कुछ है, गूंगा है क्या? और तब इस क्रीचर को पता चलता है कि ये सच में गूंगा है और तो और ये बहरा भी है, इसीलिए पहले इसके बुलाने पर इसे सुनाई ही नहीं दिया था। लेकिन बोजी उसके बोलने के तरीके से समझ आता है कि इसे क्या मांग रहा है। और अभी क्रीचर बोलता है कि चलो ठीक है, पैसा नहीं है ना तुम्हारे पास, तो चलो अपने कपड़े दे दो मुझे। और प्रिंस बहुत खुशी से अपने सारे के सारे कपड़े उतार कर इस क्रीचर को दे देता है। और एक क्रीचर बोजी से कहता है कि ये अगले दिन और भी बहुत सारे एक्सपेंसिव क्लोथ्स उसके लिए लेकर आए। और बोजी इसके लिए मान जाता है। और अब बोजी अपने कैसल की तरफ जाने लगता है और गाँव के सभी लोग बोजी को देखते हैं जो कि नंगा घूम रहा होता है गलियों के अंदर। और सभी लोग इसे इस तरह की हालत में देखकर हंसने लग जाते हैं और ये सभी लोग इसे स्टूपिड और वीक समझते हैं। लेकिन बोजी को इनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से बोजी कई दिनों तक एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेकर उसके पास जाता रहता है और ये दोनों आपस में बहुत सी बातें करते हैं और इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। अभी क्रीचर से बताता है कि उसका नाम कागे है और बोजी उसे बताता है कि वो उस कैसल का प्रिंस है और उसे बड़ा होकर सबसे अच्छा राजा बनना है। कागे इसका मजाक उड़ाता है, अबे तू तो डम्ब है ना, तू तो बहरा भी है ना, तो सुन सकता है ना तो बोल सकता है, तब तो राजा कैसे बनेगा, पागल वागल है क्या? लेकिन बोजी अपने सपने को लेकर बहुत सीरियस होता है। अब कागे इसका पीछा करता है और इसके साथ इसके गांव में चला जाता है। बोजी को बिना बताए इसका पीछा करता रहता है और गांव के सभी लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और इसके बाद बोजी अपने कैसल में चला जाता है जहां पर ये क्वीन इसे बहुत डांटती है और इसे कहती है कि इसकी इन हरकतों की वजह से ये कभी भी राजा नहीं बन सकता। दरअसल इस औरत का नाम है क्वीन हीलिंग और ये बोजी की स्टेप मॉम है। और अब डोमास बोजी से कहता है कि बोजी के फादर उसे बुला रहे हैं रूम में। अब इसके बाद बोजी उनसे मिलने से पहले अपने कपड़े वगैरह पहनता है, अच्छे से ड्रेसअप होता है और वहां पर कागे भी पहुंच जाता है। और उसके कमरे में जाकर वो देखता है कि बोजी रो रहा होता है और उसे समझ में आ जाता है कि बोजी बाहर बस दिखावा कर रहा था कि वो एकदम ठीक है, पर उसे एक्चुअल में काफी बुरा महसूस होता है जब लोग उसे डांटते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद बोजी किंग से मिलने के लिए उनके रूम के बाहर खड़ा होता है और उनसे मिलने के लिए कमरे के अंदर जाता है। और इस किंग का नाम होता है किंग बूसे। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, एक इंसानों के विलेज पर एक गॉब्लिन की आर्मी अटैक कर देती है और एक गॉब्लिन्स बुरी तरह से हराने लग जाते हैं सभी इंसानों को। लेकिन तभी वहां पर बूसे आ जाता है और इसी ने उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को हराकर उन सभी के सभी विलेजर्स को बचाया था। और तभी से बोसे किंगडम की शुरुआत हुई। और बोसे एक जायंट था और बोसे से बात करते करते हमें पता चलता है कि बोसे काफी ज्यादा बीमार है और दरअसल इस बंदे की पत्नी मतलब कि बोजी की पहली मॉम मर चुकी है, इसलिए इसको दूसरी शादी करनी पड़ी। और ये क्वीन हीलिंग बोजी की स्टेप मॉम है और ये डोमास बोजी का स्पोर्ट्समैन टीचर होता है। और किंग बोसे डोमास को कहता है कि ये बोजी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए और इसे कड़ी ट्रेनिंग दे। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आगे कैसल में गलती से रास्ता भटक जाता है और एक स्पोर्ट्समैन इसे पकड़ लेता है और इसे पूछता है कि ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसे मारने आए तुम यहाँ पर? क्योंकि दरअसल ये कागे शैडो क्लैन से बिलोंग करते हैं और ये शैडो क्लैन असैसिन्स की तरह काम करता है। अब हम देखते हैं कि ये बंदा बोजी की ट्रेनिंग करवा रहा होता है और तभी वहां पर प्रिंस डाइडा आ जाता है जो कि सेकंड प्रिंस है। और ये लड़का बोजी का छोटा भाई है, लगता बड़ा है पर है ये छोटा। बोजी है इसका बड़ा भाई। और प्रिंस डाइडा डोमास से कहता है कि बोजी से लड़ना चाहता है, लेकिन डोमास उसे मना कर देता है क्योंकि बोजी अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि प्रिंस डाइडा से लड़ सके। और अब ये गुस्से में आकर डोमास को चुनौती दे देता है और अब उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और अब डोमास इसे हरा देता है। और तभी बोजी वहां पर आ जाता है और कहता है कि ये भी इससे लड़ना चाहता है और आसपास के सभी लोग उस मैच को देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं और इन दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है। और सबको पता होता है कि मैच डाइडा ही जीतने वाला है। लेकिन सरप्राइजिंगली बोजी उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और साथ ही साथ बोजी डाइडा के सिर के ऊपर एक हमला करने में कामयाब हो जाता है। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि आखिर कैसे हो सकता है। अब इसके बाद हम कागे का फ्लैशबैक देखते हैं और हम कागे जैसे और भी ज्यादा क्रीचर्स को देखते हैं जिन सभी को मार दिया जाता है विलेजर्स द्वारा। और कागे की मॉम कागे को लेकर उस किंगडम से बाहर जाती है अपनी जान बचाते बचाते और उसके पीछे वो सारे के सारे सोल्जर्स पड़े होते हैं। उस टाइम पर कागे बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और इसकी मॉम से कहती है कि बेटा मैं इन सभी को संभालती हूँ, एक काम करो तुम उस जंगल में चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं इन सभी को देख लूंगी। और कागे अपनी मॉम की बात मान जाता है और इसकी मॉम उन सभी से लड़ती है और इनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। और दूसरी तरफ ये सोल्जर्स कागे को भी पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और एक लड़की कागे को बचा लेती है और ये लड़की से बताती है तुम एक काम करो उस किंगडम में चले जाओ। और कागे वैसा ही करता है। अब बेचारा कागे जो कि बच्चा होता है, इसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे अकेले ही बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसे बहुत भूख लगी होती है लेकिन कोई भी इसे खाना नहीं देता। और तभी एक दिन एक आदमी से आकर खाना देता है, लेकिन ये भी अपना झूठा खाना देता है इसे। और ये आदमी कागे को अपने घर पे रख लेता है और इसे अपने सारे के सारे काम करवाता है, बर्तन धोना,
कपड़े धोना, ये सब कुछ करवाता है और बदले में ये बंदा कागे को बचा कुचा खाना देता है। कुछ दिन में ही सोल्जर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर कागे छुपा हुआ है और इसे पकड़ने के लिए इनाम रखा जाता है। अब ये आदमी एक नंबर का शराबी सट्टेबाज होता है, तो इसलिए अब ये पैसे के लालच में उन इनाम वाले पैसों के लिए कागे को पकड़वाने के लिए उसका एड्रेस दे देता है और इसके बाद वो सोल्जर्स कागे को पकड़ने के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन कागे वहाँ से बचकर भाग जाता है। और अब जब कागे वापस इस आदमी के पास जाता है तो ये आदमी भी इसे घर से निकाल देता है, लेकिन अभी भी कागे इस बंदे का पीछा करना नहीं छोड़ता, इसका पीछा करता रहता है। और एक दिन जब ये आदमी बार के अंदर होता है तो इसकी लड़ाई एक बंदे के साथ हो जाती है और वो आदमी इस बंदे को चाकू मार देता है और इसकी मौत हो जाती है। कागे से मरता हुआ देखकर बहुत रोता है और बहुत ज्यादा उदास होता है, क्योंकि बंदा जैसा भी हो ये बंदा इसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था। और कागे अपनी जान बचाते बचाते एक से दूसरे किंगडम तक जाता रहा, पर लोगों का बर्ताव उसके लिए कभी भी नहीं बदला और सभी लोग इसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। और इसे एक बात याद आती है जो कि इसके मॉम ने इससे कही थी कि ये लोग असैसिन्स हैं और किंग के कहने पर इन्हें किसी को भी मारना होगा, चाहे वो बच्चा हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है। और अब दुनिया के बर्ताव की वजह से कागे भी धीरे धीरे बदलता गया और इनोसेंट से एक विलन में बदल गया। अब इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम डायडा और बूजी की फाइट को देखते हैं। बूजी इससे फाइट करता रहता है और डायडा बूजी को अपने अटैक से छू भी नहीं पाता। दूसरी तरफ हम उस स्पोर्ट्समैन को देखते हैं जिसका नाम बेबिन है और सेकंड प्रिंस यानी कि डायडा का स्पोर्ट टीचर होता है। ये एक आदमी से कहता है कि भले ही बूजी उसके अटैक से बच रहा है और ये लड़ने का सही तरीका नहीं है, पर बेचारा बूजी इतना ज्यादा कमजोर है कि उसके पास उससे बचने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। बूजी एक बेचारा लकड़ी की तलवार से भाई क्या ही कर लेगा। और दूसरी तरफ कागे बूजी को चीयर अप कर रहा होता है और तभी डोमास बीच में आता है और उनकी लड़ाई को रोक देता है और साइन लैंग्वेज में बूजी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसके बाद बूजी उसके अटैक्स को डॉज करना बंद कर देता है। और अब बूजी जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है वो डायडा के सामने अब पिटने लग जाता है और डायडा अपना सारा का सारा गुस्सा बूजी पर निकालता है। लेकिन तभी वहां पर बूजी और डायडा के बीच में एक भाला आकर गिरता है। ये अपीयर्स नाम के इस बंदे ने फेंका होता है जो कि इनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर्समैन है। डोमास इस मैच को रोकता है और डायडा को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देता है और बूजी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और हमें पता चलता है कि दरअसल इस डोमास ने साइन लैंग्वेज में बूजी से कहा था कि इस तरह से किंग एक दूसरे से नहीं लड़ते, क्योंकि बूजी सिर्फ उसके अटैक्स को डॉज ही कर रहा था और उसे कोई अटैक नहीं कर रहा था। और अब बूजी उसके अटैक्स को डॉज करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये हार गया था। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि बूजी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और अब बूजी बहुत ज्यादा दुखी होता है और नीचे गिर जाता है बेड से और अपने पास पड़ी एक स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, पर इसे उठा नहीं पाता और ये उन सभी मोमेंट्स को याद करते करते काफी रोने लग जाता है। और तभी कागे वहां पर आ जाता है और उसे देखने के बाद अपने आंसू को पोंछता है और उसे एक प्यार भरी स्माइल देता है और कागे उसे कहता है, बूजी चाहे जो मर्जी हो जाए मेरे लिए तो तुम ही हीरो हो, तुम कितना अच्छा लड़े पता है तुम्हें। और ये सुनकर बूजी इमोशनल हो जाता है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब इसके बाद हम एक रात को देखते हैं जहाँ पर बूजी अपने बेड पर रेस्ट कर रहा होता है और कागे भी वहाँ पर होता है। तभी उसके कमरे में कोई आ जाता है। कागे को लगता है कि ये शायद से बूजी को मारने के लिए आया है, पर एक्चुअल में ये पर्सन बूजी को हील करने के लिए आया होता है। कागे उस रात को बाहर जा रहा होता है पर वो स्पोर्ट्समैन कागे को फिर से रोक लेता है और ये इसे इस बार भागने नहीं देता। और इसके बाद अगले दिन सभी लोगों को पता चलता है कि किंग बोसे की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था और सभी लोग उसकी मौत पर रो रहे होते हैं। और तभी एक आदमी किंग की आखिरी इच्छा को पढ़ता है कि अगला राजा किसे बनाया जाए और उसमें बूजी का नाम लिखा होता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि किंग बूजी को भाई कैसे बना सकता है, ये प्रिंस कैसे हो सकता है, इसे तो एक स्वॉर्ड भी पकड़ना नहीं आती। और तभी किंग की बॉडी में से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और ये मॉन्स्टर बूजी की तरफ पॉइंट करता है और उसे देखकर हंसता है और वहां से गायब हो जाता है। और इसके बाद पूरे किंगडम में नए राजा को डिक्लेयर करा जाता है और सभी को बताया जाता है कि उनका नया राजा डायडा है, बूजी नहीं है। ये देखकर बूजी हैरान रह जाता है, भाई ये कैसे हो सकता है, ये क्या ड्रामा है, मजाक चल रहा है मेरे साथ। और एक फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि किंग हीलिंग ने किंग की आखिरी इच्छा को नहीं माना और उसकी उस विल को फाड़ दिया और इन लोगों ने नया प्रिंस बनाने के लिए आपस में वोट किया, जिसमें डायडा जीत गया। इसलिए अब डायडा को नया किंग बना दिया जाता है। और दूसरी तरफ कागे जेल में होता है। ये यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्पोर्ट्समैन इसे फिर से पकड़ लेता है। भाई कितनी बार पकड़ा जाएगा ये। और कागे के पकड़े जाने पर ये उसे बताता है कि ये यहाँ पर किसी को मारने के लिए नहीं आया, बल्कि यहाँ पर बूजी की हेल्प करने के लिए आया था। और इस तरफ बूजी उदास होकर अपने फेवरेट स्पॉट पर बैठा होता है, जहाँ पर वही स्पोर्ट्समैन आ जाता है। और इस स्पोर्ट्समैन उसे कागे के बारे में पूछता है एक ड्राइंग बनाकर, और बूजी बताता है कि हाँ ये इसका दोस्त है। अब ये स्पोर्ट्समैन बूजी से कहता है कि उसने उसके लिए एक मैसेज दिया है कि वो एक जर्नी पर जा रहा है, इसीलिए वो इसे अब कभी भी नहीं मिल पाएगा। और ये सुनकर बूजी और भी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि इसका इकलौता दोस्त भी इसे छोड़कर जा रहा है। और इस तरफ हम डायडा को देखते हैं। और अब किंग बनने के बाद डायडा उस स्पोर्ट्समैन से कहता है कि अपीज और सैंडियो इन दोनों ने इसे वोट नहीं किया था, बल्कि बूजी को किया था। और अब ये बंदा उस स्पोर्ट्समैन से कहता है कि जाकर अपीज और सैंडियो को मार डालो। ये सुनकर वो स्पोर्ट्समैन चौंक जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही लॉयल सर्वेंट होते हैं राजा के। और दूसरी तरफ बूजी कागे को ढूंढते हुए एक बड़े से सांप के पास जाकर पहुंचता है, जो कि उसे बताता है कि कागे बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ ये स्पोर्ट्समैन अपीज को मारने के लिए जाता है, प्रिंस डायडा का हुक्म मानते हुए, पर अपीज इस बंदे को ही मार देता है। और दूसरी तरफ बूजी सोचता है कि वो एक जर्नी पर जाएगा, इसलिए वो अपनी स्टेप मॉम से परमिशन लेने के लिए जाता है, पर उसे मना कर देती है कोई भी जर्नी वगैरह करने से। और बूजी यहाँ से रोता रोता चला जाता है और ये अपना बैग पैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये ऐसा कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर ये क्वीन आ जाती है और ये वापस से उस रस्सी को ऊपर खींचते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त बूजी नीचे गिर जाता है और इसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और ये बेहोश हो जाता है और इसकी बत्ती गुल हो जाती है। इसके बाद क्वीन अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करती है और इसे ठीक करती है। और हमें पता चलता है कि पहले जब इसको पहले हील किया था ये क्वीन हीलिंग ही थी, इसी ने करा था इसे ठीक। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब बूजी बहुत ही ज्यादा छोटा था। और कितना छोटा होना भाई इसने, पहले तो इतना पिद्दी सा है। ये उस वक्त का टाइम है जब उसकी मॉम की डेथ हुई
थी और ये पहली बार अपनी नई मॉम मतलब कि हीलिंग से मिला था। पहले वो उससे बात नहीं करता था, लेकिन एक बार जब इस हीलिंग ने एक स्नेक की जान बचाने में इसकी हेल्प करी, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उस दिन के बाद से ये हीलिंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गया, जिससे कि हमें पता चलता है कि क्वीन हीलिंग बोजी से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इतनी भी बुरी नहीं है भाई है, बाहर से बंदी कितना भी डांट ले बोजी को, पर मन ही मन उसे प्यार करती है बहुत ज्यादा, और इसे बोजी की बहुत ज्यादा फिक्र है। और अब अगले दिन क्वीन इसे परमिशन दे देती है जर्नी पर जाने के लिए, और ये इसके साथ दो और आदमियों को भेजती है, डोमेस को और एक और बंदे को। और क्वीन इसे कहती है कि जर्नी करने के बाद घर वापस लौट आओगे, और बोजी इसके लिए मान जाता है और इसको एक किस्सी करता है, और ये तीनों जर्नी पर निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम डोमेस के पास्ट को देखते हैं, जब किंग बोसे ने बोजी की स्पोर्ट्समैनशिप के लिए उसे अपॉइंट किया था। ये इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड था और इसका स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल बोसे से मैच करता था। अब इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और दूसरी तरफ क्वीन हीलिंग डोमेस को सिखाती है कि उससे कैसी बात करनी है, यानी कि साइन लैंग्वेज। और डोमेस बोजी से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अब इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, और हमें पता चलता है कि इनके टाउन के अंदर एक जज आया हुआ है जो कि रैंकिंग कमेटी से होता है, क्योंकि अब किंग बोसे की जो डेथ हो चुकी है, इसलिए बंदा अब नए किंग की रैंकिंग के लिए आया है। अब इसके बाद हम डायडा को देखते हैं, और ये मैजिक मिरर से बात कर रहा होता है, और ये मैजिक मिरर कहती है कि अगर किसी तरीके से लोग बोजी की तरफ हो गए तो आगे चलकर इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और इन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इन्हें बोजी को रास्ते से हटाना होगा। और हमें पता चलता है कि डायडा ने ऐसा करने के लिए किसी को ऑर्डर भी दे दिया है, और ये मिरर डायडा को कहता है कि इसे अपने फादर की स्ट्रेंथ को हासिल करना होगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, यानी कि किंग बोसे की पावर को। और अभी डायडा एक मिनी मॉन्स्टर से लड़ता है, लेकिन ये इसमें बुरी तरह से हार जाता है, और ये जज इसे इसकी रैंकिंग सुनाता है जो कि है 90th प्लेस। और ये सुनने के बाद ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। और दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं, और ये लोग अपनी जर्नी पर होते हैं, और बोजी अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और ये लोग एक सिटी के अंदर जा पहुंचते हैं, जहाँ पर डोमेस उस दूसरे बंदे को बोजी का ख्याल रखने के लिए कहता है, और ये खुद कुछ शॉपिंग करने के लिए चला जाता है, लेकिन बोजी सडनली वहां से गायब हो जाता है। और जब इस आदमी को मिलता है बोजी, तो ये देखता है कि बोजी सो रहा होता है। ये बहुत ज्यादा नींद में होता है, क्योंकि 2 दिन से बेचारा सोया नहीं है। और तभी उन्हें पता चलता है कि बोजी ने अपनी बैग कहीं पर खो दी है, और अब ये लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद ये उस सिटी से निकलकर जा रहे होते हैं, और तभी रास्ते में इन्हें बोजी का बैग मिल जाता है। ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए कई सारे मॉन्स्टर्स का भी सामना करते हैं, और एक बार रास्ते से जाते हुए बोजी एक तितली का पीछा करते करते एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। इसके बारे में इन दोनों को पता नहीं चलता, क्योंकि ये दोनों आगे चल रहे होते हैं। और अब बोजी को उस गुफा के अंदर एक आदमी मिलता है, और ये बंदा इसकी इंक्वायरी करने लगता है। ये बंदा एक हंटर होता है, और ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करता है, और बोजी भी इसके साथ डांस करने लग जाता है। और तभी ये बंदा बोलता है कि क्या तुम मेरे नेक्स्ट सैक्रिफाइस बनोगे। ये सुनने के बाद बोजी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है, और जाकर उन दोनों से मिल जाता है, और ये लोग एक जगह पर आकर नाइट स्पेंड करते हैं। और अब इसके बाद ये लोग अपनी अगली सिटी में पहुंचते हैं, और उस सिटी में एक गेट होता है जिसे गेट्स ऑफ हेल के नाम से भी जाना जाता है, और ये सीधे जाकर अंडरवर्ल्ड से जाकर मिलता है। डोमेस उस दूसरे आदमी को उनके लिए एक रूम ढूंढने के लिए भेजता है उसे, और ये बोजी को वो गेट दिखाने के लिए ले जाता है अपने साथ। बोजी को उस गेट के पास जाने से डर लगता है, और डोमेस उसे हौसला देता है, और बोजी थोड़ा सा आगे जाकर देखता है, जिसके बाद डोमेस बोजी को गेट ऑफ हेल के अंदर धक्का दे देता है, उसके अंदर गिरा देता है इसे। और इसके बाद हम देखते हैं कि बोजी उस गेट के अंदर पहुंच चुका है, पर बोजी को कुछ ज्यादा चोट नहीं आती और ये ठीक होता है। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं, और हम देखते हैं कि ये बोजी कैसे बचा। जब बोजी नीचे गिर रहा था उस खाई से, अब उसके बैग से अचानक से ही एक एरो चल पड़ता है, और बोजी उसी की हेल्प से बच पाया। लेकिन बोजी को उस बैग के अंदर कुछ गड़बड़ लगती है, और जब ये उसके करीब जाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर कागे है, और भाई कागे वापस आ गया। और उसे देखने के बाद बोजी इमोशनल हो जाता। अब कागे बोजी को बताता है कि वो हमेशा से उसके साथ था, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं गया। जब वो कैसल से नीचे गिरा था तब इसी ने उसे बचाया था, और जब उसका बैग चोरी हो गया था तब भी इसी ने उसे चोर को डराकर भगाया था। और इसे बताता है कि इसे डेबी ने कहा था बोजी की रक्षा करने के लिए, और बोजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि डोमेस ने उसके साथ गद्दारी की। भाई डोमेस भी गद्दारी कर निकला यार। और अब कागे उसे कहता है कि ये लोग ऊपर नहीं बल्कि और भी ज्यादा नीचे जाएंगे, क्या पता नीचे जाने से इन्हें कोई मिल जाए जो इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे। और अब ये लोग नीचे जाने लगते हैं, और इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब डोमेस को डायडा ने मिलने के लिए बुलाया होता है, और ये डायडा डोमेस को बोजी को खत्म करने के लिए मना लेता है। और इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर डोमेस रो रहा होता है, उसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है। और ये दूसरा आदमी डोमेस से पूछता है कि बोजी कहाँ पर है, और डोमेस उसे बताता है कि इसने बोजी को मार दिया, यही इनका मिशन था। पहले तो इस बंदे को यकीन नहीं आता, लेकिन तभी ये डोमेस उस बंदे पर भी हमला कर देता है, लेकिन डोमेस इस बंदे को भी बेहोश कर देता है। और इसके बाद डोमेस खुद को पनिश करता है, और ये अपने उस हाथ को काट देता है जिस हाथ से इसने बोजी को उस गेट ऑफ हेल में धक्का दिया था। अब इसके बाद हम कैसल का सीन देखते हैं, और यहाँ पर डायडा मिरर के कहने पर नीचे जा रहा होता है उस कैसल के नीचे जहाँ पर उसके डैड की बॉडी रखी होती है, ताकि इनसे पावर हासिल कर सके। और जब ये नीचे बॉटल में पहुंच जाता है तो वहाँ पर 2 मास्क पहने हुए बंदे होते हैं। वो मिरर डायडा को कहती है कि दोनों उस पावर को हासिल करने में इसकी हेल्प करेगी। और तभी ये लोग किंग बोसे की बॉडी के सामने आ जाते हैं जो कि फ्रीज्ड होती है, और ये किंग बोसे की बॉडी को पीस कर उसकी कुछ सॉस वगैरह से बना लेते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, और ये एक मॉन्स्टर को बनाते हैं, और उसे मारकर उसके ब्लड को एक पॉट के अंदर डालते हैं, और ये से होली ब्लड बोलते हैं, और इस ब्लड को डायडा को पीने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ उसी जगह पर अपीस भी आ रहा होता है, और हम लोग इस जगह से रिलेटेड इस बंदे का पास्ट देखते हैं कि जब अपीस ने अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया था तब इसे खुद को साबित करने के लिए एक मॉन्स्टर को हराना पड़ा, जिसके बाद किंग बोसे ने इसे अपने यहाँ पर रखा था। और उस फाइट के दौरान हम एक लेडी को भी देखते हैं, लेकिन ये कौन है ये हमें अभी नहीं पता। और प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि डायडा उस ब्लड को पीने से मना कर देता है, और मिरर कहती है कि ये वाला ब्लड ये सिर्फ इसी पे काम करेगा, क्योंकि यही किंग बोसे का ब्लड लाइन है। ये दोनों से पीने के लिए फोर्स करते हैं, पर डायडा उन दोनों को ढेर कर देता
देता है और कहता है कि अगर ऊपर रैंकिंग में पहुंचेगा तो खुद की ताकत से, और ये उस ब्लड के ग्लास को नीचे फेंक देता है। अब इसके बाद हम बोजी और कागे को देखते हैं और ये दोनों नीचे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी सडनली उनके आसपास से किसी तरह का गैस निकलने लग जाता है जो कि पॉइजनस गैस होती है और इसी की वजह से वहाँ पर कुछ और लोग भी मारे गए होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े होते हैं और बोजी कागे को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर ये दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं उस गैस की वजह से। और इसके बाद वहाँ पर कुछ नाइट्स आते हैं और ये दोनों बोजी और कागे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों इसे अपने किंग के पास लेकर जाते हैं और किंग से कहते हैं कि इन लोगों ने कर्स्ड गैस को इनहेल कर लिया है, लेकिन फिर भी ये लोग जिंदा है। अब किंग उन दोनों को जगाता है और बोजी अपने आसपास देखते हैं कि कहाँ पर है भाई, कहाँ पर हूँ मैं, और इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ अभी क्या क्या हुआ। और किंग बोलता है अच्छा तो तुम किंग बोसे के बेटे हो, है ना? मैंने सुना है कि वो मर गया और उसकी जगह उसके छोटे बेटे ने ले ली क्योंकि उसका बड़ा बेटा किंग बनने के लायक नहीं था। क्या ये सच है? और इसकी बातें सुनकर कागे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस प्रिंस से कहता है अबे ओ, ये सुन नहीं सकता और ना ही बोल सकता है, इसीलिए अब इसकी जगह मैं तुमसे बात करूंगा। कागे उसे कहता है कि ये लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों ने सुना है कि यहाँ पर कोई आदमी है जो कि किसी भी आम इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और इसके बाद ये उस बंदे का नाम लेने लगता है। क्या नाम था उसका? डैस, पता नहीं क्या था, हम डैस को मिलने आए, पता नहीं क्या है। और किंग बोलता है अच्छा तो तुम उस निठल्ले को ढूंढ रहे हो, वो मैं ही हूँ। और दरअसल ये बंदा अंडरवर्ल्ड का किंग होता है और इसकी रैंकिंग सेकंड होती है और इसका नाम होता है किंग डैशा। और ये सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद कागे कहता है कि इस बोजी को स्ट्रॉन्ग बना दे और अभी किंग बोलता है कि इसे स्ट्रॉन्ग बनाने से पहले उसे इसका एक टेस्ट लेना होगा। और अभी बंदा अपनी आर्मी के कमांडर को बुलाता है वहाँ पर और इस बंदे की आर्मी का नाम होता है ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड। और ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये पूरी की पूरी कंट्री को एक ही बार में हरा सकते हैं। और बोजी उस पर हमला करता है लेकिन उसका अटैक ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये बंदा उस पर गुदगुदी कर रहा है। ये देखकर कमांडर भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या हरकत है भाई। और किंग कहता है भाई किसको लेके आए तुम, क्या ये बोजी ये तो बच्चा छोटा सा। लेकिन कागे उसे बताता है कि बोजी डॉज करने में एक्सपर्ट है, चैंपियन है, चैंपियन, इसको डॉज करना बहुत अच्छे से आता है। और हम देखते हैं कि ये बोजी सच में डॉज करने में एकदम प्रो लेवल पे होता है। और इसके बाद किंग बोलता है नहीं, मैं इसे स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता क्योंकि बोजी की फंडामेंटल स्किल्स ठीक नहीं है, क्योंकि डॉज करके बच तो सकता है, अपने ओपोनेंट को हराएगा कैसे, हमला तो करना ही पड़ेगा ना। इसके बाद कागे को कुछ याद आता है और ये बोलता है कि इसके पास एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो कि एक तरह से सिफारिश होती है और ये इस लेटर को किंग को दे देता है। किंग उस लेटर को पढ़ता है और उस लेटर को फाड़ देता है और कहता है जल्दी इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो, चलो तुम दोनों यहाँ से। और इन दोनों को बाहर फेंक दिया जाता है। और वो जो आर्मी का कैप्टन था ये इन दोनों को बताता है कि असल में ये लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो किंग डैसा नहीं बल्कि उसका छोटा भाई किंग डेस्पा है। और ये किंग डैशा अपने छोटे भाई से थोड़ा सा जलन करता है जिसकी वजह से ये इसका नाम देखते ही पागल हो गया और इन दोनों को बाहर फेंकवा दिया। ये उन्हें बताता है कि किंग डेस्पा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये उन्हें वहां पर जाने का डायरेक्शन बताता है और ये दोनों उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं। पर चलते चलते उस मॉन्स्टर सिटी में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों किंग डेस्पा के घर पर जाते हैं और वहां पर किंग डेस्पा कर डोर खोलता है और उनसे पूछता है हाँ भी कौन हो तुम लोग। और इधर दूसरी तरफ हम कैसल में देखते हैं जहाँ पर इस प्रिंस डायडा ने उस ब्लड वाले गिलास को फेंक दिया था। और तभी मिरर बोलता है इसे पता था कि ये डायडा सीधी तरह से बात नहीं मानेगा और इसे कहता है कि एक तितली है जो कि इसके जाल में फंस चुका है और तुम मानो या ना मानो तुम्हें मेरे प्लान का हिस्सा बनना पड़ेगा। और तभी अपीज वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर डायडा बहुत ज्यादा डर जाता है और इसे समझ में आ जाता है कि शायद से बेबिन मर चुका है क्योंकि इसने इसे अपीज को मारने के लिए भेजा था, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। और अब ये बंदा प्रिंस डायडा पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी इसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है रुक जाओ। और अपीज रुक जाता है और उस मिरर की आवाज अपीज को जानी पहचानी लगती है और ये बंदा उस आवाज को पहचान लेता है और बोलता है एक सेकंड, ये नहीं हो सकता कि आप लेडी मिरांजो हो। और तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेडी जिसे हमने भी पहले देखा था ये लेडी मिरांजो है और किंग बोसे अपीज को लेकर वहाँ पर नीचे गया होता है और अपीज को देखकर मिरांजो कहती है कि ये इसे बदल देगी। पहले अपीज बहुत ज्यादा डरपोक होता था और मिरांजो ने इसकी हेल्प की और इसे दलेर मेहंदी बना दिया। और अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर ये अपीज मिरांजो से पूछता है कि इस मिरर में क्या कर रही है और अपीज उसे बोलता है कि किंग बोसे की विल के अकॉर्डिंग बोजी को राजा बनना चाहिए था और ये वो ही करने जा रहा था प्रिंस डायडा को मारकर। ये मिरर बोलती है कि ऐसा नहीं होने दे सकती क्योंकि डायडा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अपीज को अपने पास बुलाती है और उसे कुछ कहती है और इसे अपना प्लान बताती है और इस मौके का फायदा उठाकर डायडा अपीज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है एक कुल्हाड़ी से। लेकिन तभी अपीज उसे बेहोश कर देता है और वो जो बॉडीगार्ड्स थे ये डायडा को वो ब्लड पिला देते हैं और वो मिरर बोलती है किंग डायडा तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, इसे पीने से तुम्हारी पावर नहीं बढ़ेगी पर कुछ और होगा जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कागे खुद को और बोजी को प्रिंस डेस्पा से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है कि ये लोग बोजी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनवाने के लिए आए हैं और वो उसे वो लेटर भी देता है जो कि डेबी ने उसे दिया था और ये वही लेटर होता है जिसे कि किंग डेसा ने फाड़ दिया था। डेस्पा पूछता है ओ ये कैसे फट गया और कागे उसे बताता है कि ये इसके भाई की करामाती है और डेस्पा बोलता है हाँ यार ऐसा ही है, वो क्या करे, बहुत चलता है भाई मेरे से। और कागे उससे पूछता है कि इसने सुना है कि ये किसी भी आम इंसान को बहुत ही सारा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्या बात सच है? डेस्पा बोलता है कि आधी इन्फॉर्मेशन है, मैं बस उन्हें सलाह देता हूँ और उनकी थोड़ी हेल्प वगैरह करता हूँ और अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी होता है तो वो होती है करेज, साहस। और इसके बाद ये बंदा बोजी को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है और वो कागे को उसके बदले कुछ फीस मांगता है और कागे डेस्पा को कुछ पैसे देता है पर पैसे कम पड़ जाते हैं और कागे अपनी सेविंग्स वगैरह भी उसे दे देता है जो कि इसने बोजी के ही कैसल से चुराई होती है। और ये देखकर डेस्पा मान जाता है पर डेस्पा बोलता है कि इससे पहले कि ये लोग इसकी ट्रेनिंग शुरू करें ये कुछ देखना चाहता है। ये बंदा बोजी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि बोजी को इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि बिल्कुल ही जीरो। और वो कहता है कि वो जैसा किंग बनना चाहता है वो वैसा किंग
कभी भी नहीं बन पाएगा। और ये सुनने के बाद बूजी अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और वहाँ से उदास होकर जाने लगता है। और डेस्पा उसे रोक लेता है और बोलता है, अबे ओ बोजी, मैंने तेरे से फीस ले ली है, अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या पता तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। अब अगले दिन बूजी मॉर्निंग में ही उठ जाता है और वो झाड़ू पोछा करके ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और अपना ही ब्रेकफास्ट खाकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, भाई क्या लड़का ये। और इसके ब्रेकफास्ट की स्मेल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि दोनों डेस्पा और कागे नींद से जाग जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि खाने में शायद ही बहुत अच्छा होगा, स्मेल में तो अच्छा है पर दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब है। पर उस ब्रेकफास्ट को खाते ही इन दोनों की हालत खराब हो जाती है और अब डेस्पा बूजी को एक वेपन से भरे हुए रूम में लेकर जाता है। बूजी कुछ वेपन्स को देखता है, उन्हें ट्राई करता है और इसके बाद एक वेपन को चूज करता है। डेस्पा कहता है, बिल्कुल सही, ये वेपन तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। और ये उसी रूम के अंदर ट्रेनिंग करने लग जाता है। और उस रूम में कागे को आना मना होता है क्योंकि डेस्पा का मानना होता है कि अकेले में ही मेहनत करके सक्सेस मिलती है। और ऐसे ही बूजी को ट्रेनिंग करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद इतना ज्यादा थक जाता है कि इसे तुरंत ही नींद आ जाती है। कागे उसे एक स्केटबोर्ड के ऊपर बिठाता है और उसके रूम तक उसे लेके जाता है। अब एक दिन जब कागे घर के बाहर सफाई कर रहा होता है तो उसे बहुत जोर से एक आवाज आती है ट्रेनिंग रूम से और ये जल्दी से वहां पर भाग के जाता है कि भाई क्या हो गया। और डेस्पा से पूछता है, ओ भाई डेस्पा, सब सही है ना? डेस्पा कहता है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। और कागे देखता है ये बोजी ने एक बहुत बड़े से रॉक के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और बोजी इसके बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है और अपनी ट्रेनिंग में उसे बहुत मजा भी आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायडा के वो ब्लड पीने के बाद उसे कुछ हो जाता है और डायडा बोलता है, तो आखिरकार मैंने एक और बेटे को सेक्रीफाइस कर दिया। अब इसके बाद हम किंग बोसे को देख और वो एक डीमन से बात कर रहा होता है जिसे हमने पहले देखा था बिल्कुल स्टार्टिंग में। और किंग बोसे उसे बोलता है कि उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। वो डीमन बोलता है कि इसके बदले उसे उसकी जान चाहिए और किंग बोसे इसके लिए मान जाता है। और वो डीमन उसे बोलता है कि ये किसी की पावर छीन कर ही उसे दे सकता है और क्योंकि बोसे की फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वही होता है, इसलिए वो डीमन कहता है कि अगर उसका कोई बच्चा हुआ तो वो उसकी स्ट्रेंथ इस बोसे को दे देगा। और बोसे इस बात के लिए मान जाता है। अब इसके बाद बोसे एक और फीमेल जायंट के पास जाकर मिलता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मोटी। पर बोसे उसे जाकर कहता है कि क्या इसके बच्चे की मां बनेगी, क्या चल रहा है भाई ये। अब उन दोनों में फाइट होती है और थोड़ी फाइट करने के बाद ये लड़की मान जाती है, ये औरत जो भी है ये मोटी, और एक्चुअल में ये बोजी की मॉम होती है, मतलब कि इस किंग की पहली पत्नी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बोसे किसी से फाइट कर रहा होता है और इसे पता चलता है कि इसका बेटा हुआ है, लेकिन जंग में लड़ते लड़ते ये बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है और घर जाकर देखता है कि इसका बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा है। वो उसे समझ जाता है कि इसकी बच्चे की सारी स्ट्रेंथ उससे मिल गई है, इसलिए इतना ज्यादा छोटा और वीक है, कीटी जैसा है बिल्कुल। और यही रीजन है बोजी के इतने ज्यादा कमजोर होने का। उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने क्या कर दिया और इसे रियलाइज होता है कि इसने इसे डीमन के साथ डील करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। गाइस ये तो डोरोरो जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम डायडा को देखते हैं और वो मिरर यानी कि लेडी मिरांजो और प्रिंस डायडा को किंग बोसे कहकर बुलाती है, जिसका मतलब है कि किंग बोसे अब प्रिंस डायडा की बॉडी में आ चुका है। और वो उस मिरर से पूछता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। और ये मिरर उसे किसी की फोटो दिखाता है और इसे देखने के बाद ये हंसने लग जाता है, जिसके बाद वो मिरर कहती है कि उनके अगले प्लान के मुताबिक इन्हें क्वीन हीलिंग को मारना होगा और ये लोग कुछ मॉन्स्टर्स को लेकर आते हैं। जिसके बाद किंग बोसे उसे कहता है, ठीक है तुम इस मॉन्स्टर की हेल्प से उसे मार सकते हो, जाओ और उसे मार दो। और दूसरी तरफ हम हाकुरो नाम के एक बंदे को देखते हैं। ये वही दूसरा आदमी है जो कि डोमेस उस गद्दारी करबे आदमी के साथ था। और हम देखते हैं कि जब डोमेस ने उसे घायल किया था तो उसके बाद क्या हुआ था। और हमें पता चलता है कि इस डोमेस ने इस हाकुरो को नहीं मारा, पर डोमेस उसे कहता है कि इसकी जान बचाने के बदले में इसे एक चीज चाहिए। ये चाहता है कि ये वापस ना जाए, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी वापस जाता है तो इन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। और इसे बताता है कि ये काम करने के लिए उसे डायडा ने कहा था और इसे लगता है कि शायद क्वीन हीलिंग भी इसके साथ मिली हुई है। और हाकुरो बोलता है कि उसकी तरह कायर नहीं है और ये जाकर उन सभी को ये मैसेज देगा भले ही इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। और ये वापस जाकर क्वीन को सारी बातें बताता है और क्वीन को ये सुनने के बाद बहुत बड़ा सदमा लगता है और ये हाकुरो को मौत की सजा देती है। लेकिन जब ये लोग हाकुरो को सजा दे रहे होते हैं तभी यहाँ पर डोमेस आ जाता है और हाकुरो को उनकी कैद से निकालता है। डोमेस ने अपने चेहरे को ढका होता है और तभी किंग बोसे वहाँ पर आ जाता है जो कि इस वक्त प्रिंस डायडा की बॉडी में है और ये डोमेस को रोकने लग जाता है और उसका मास्क निकालता है और इसे पता चलता है कि ये डोमेस है। क्वीन हीलिंग इसे मारने के लिए कहते हैं और इसके बाद किंग बोसे उसे सजा देने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि बूजी अभी मरा नहीं है बल्कि अभी जिंदा है और अभी अंडरवर्ल्ड में ट्रेनिंग कर रहा है। दरअसल ये चीज उसे तब पता चली जब उसने उस मिरर में बूजी की फोटो देखी थी, जब उसने उससे पूछा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। अब इसके बाद हम डोमेस को देखते हैं और वो हाकुरो को बताता है कि किंग बोसे ने उसे कहा है कैसल के नीचे एक डोर को जो कि अंडरवर्ल्ड को कनेक्ट करता है जहाँ से मॉन्स्टर्स आते हैं। किंग बोसे चाहता है कि वो उस गेट को डिस्ट्रॉय कर दे। अब इसके बाद हम डेबिन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये बंदा भी मरा नहीं है क्योंकि उस बड़े स्नेक ने इसे बचा लिया था। अब इसके बाद हम डायडा को देखते हैं और इसके आसपास हर जगह पर अंधेरा होता है, पर ये बंदा कहाँ पर है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि डायडा के साथ क्या हुआ। किंग बोसे क्वीन हीलिंग को बताता है कि ये किंग बोसे है। क्वीन उससे पूछते हैं कि फिर प्रिंस डायडा कहाँ पर है और किंग बोसे बोलता है कि इसे नहीं पता कि डायडा कहाँ पर गया। और ये सुनकर हीलिंग बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हीलिंग अपने रूम में होती है और डोरशे उसकी रखवाली कर रहा होता है। इसके बाद डोरशे को कुछ आवाज आती है और ये समझ जाता है कि वही मॉन्स्टर्स है जो कि हीलिंग को यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। तो मॉन्स्टर्स डोरशे पर हमला कर देते हैं। डोरशे अपनी ताकत का यूज करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है और क्योंकि डोरशे ने पहले आर्मर पहना हुआ था वो पहले प्रोटेक्टेड था, पर अब ये आर्मर हट चुका है, जिसका मतलब है कि अभी ये डोरशे बहुत डेंजरस सिचुएशन में है और ये मॉन्स्टर्स उसे नोचने लग जाते हैं। लेकिन डोरशे फिर भी हार नहीं मानता और उन्हें मार कर ही दम लेता है, पर इस लड़ाई में उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है और ये वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद डोरशे को होश आता है और उसे पता चलता है कि क्वीन ने उसे हील कर दिया है और अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके बाद क्वीन बोलती है कि उसे पता है कि ये सब बोशे की मर्जी से हुआ है और अभी
बोशे के पास जाती है ताकि फेस टू फेस उससे पूछ सके कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। बोशे उससे कहता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं बता सकता और हीलिंग उससे पूछते है कि आखिर ये सभी कैसे कर सकता है, वो तुम्हारा बेटा है, डायडा की बॉडी मुझे वापस करो, तुमने हमारे बेटे को मार दिया। और सडनली डायडा को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है और जोर जोर से अपनी मॉम को पुकारने लगता है और हीलिंग को भी उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है, लेकिन इसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये आवाज आ कहां से रही है। इसके बाद ये ध्यान से सुनती है और उसे पता चलता है कि ये आवाज किंग बोशे के अंदर से आ रही है, यानी कि डायडा के अंदर से। जिसके बाद बोशे डोरशे से कहता है कि वो क्वीन को लेकर इस कंट्री से बाहर चले जाए और यहाँ अंदर डायडा फंसा होता है, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और इसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज्यादा कि इसने इस मिरर की बातों में आकर ये सब क्या कर डाला। और इस सिचुएशन में आकर अब उसे रियलाइज होता है कि बेचारे बोजी के ऊपर क्या गुजरती होगी, क्योंकि डायडा इस वक्त जो सह रहा है ये बोजी को हर रोज सहना पड़ता है। अब इसके बाद हम बोजी को देखते हैं और ये तीनों कहीं बाहर जाकर खाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि बोजी ने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद कागे नोटिस करता है कि बोजी के पास एक स्वॉर्ड आ चुकी है और इससे पूछता है कि भाई क्या तुम इसे उठा सकते हो। बोजी उसे अपना स्वॉर्ड दिखाता है और वो डेस्पा से कहते हैं कि उसने इन्हें चीट किया है कि आखिरकार बोजी इस नीडल जैसी चीज से कैसे लड़ेगा। भाई डेस्पा बोलता है कि इसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और हमने इसकी टेक्निक्स को बहुत बार टेस्ट भी किया है और तुम्हें ये मानना ही होगा। इसके बाद डेस्पा बोजी से कहता है कि इसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अपने ऊपर भरोसा रखना होगा बस। अब इसके बाद ये सभी लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और यहाँ पर ये लोग अपना फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी कुछ राउडीज वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, लेकिन डेस्पा उन्हें कुछ नहीं कहता। अब वो बंदे बोजी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, ये लोग कागे का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन डेस्पा उन्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन जैसे ही डेस्पा की बारी आती है और ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो डेस्पा उन पर एक जोरदार हमला कर देता है। डेस्पा उन्हें कहता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट का मजाक उड़ाया, ये मैं सह लूंगा, पर तुमने मेरा मजाक उड़ाया ये मैं नहीं सह सकता। और ये मॉन्स्टर डेस्पा को पीटने लग जाता है और उसे बचाने के लिए बोजी बीच में आ जाता है, लेकिन कागे देखता है कि बोजी के हाथ में कोई स्वॉर्ड नहीं है, अपने नंगे हाथों से लड़ेगा ये। पर डेस्पा कहता है नहीं, तुम देखो उसे, वो बिना स्वॉर्ड के ही कैसे लड़ता है। अब इसके बाद बोजी उस पर एक पंच मारता है और ये आदमी एक सिंगल पंच में ही नीचे गिर जाता है और बोजी दूसरे लोगों पर भी हमला करता है। कागे को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या भी, पर डेस्पा उसे समझाता है कि बोजी उन्हीं की स्ट्रेंथ उन्हीं के खिलाफ यूज कर रहा है। अब इसके बाद वो बंदा अपनी एक्स को बाहर निकाल लेता है, लेकिन बोजी अपनी तलवार से उस बंदे को घायल कर देता है। बोजी ने अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उस बंदे के ब्लड वेसल्स को चॉप कर दिया, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ब्लड का फ्लो होना बंद हो गया और बोजी इस टेक्निक का यूज करके किसी की जान भी ले सकता है। और वो कागे को कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बोजी एकदम मस्त है, एकदम स्ट्रांग हो चुका है। और अब ये तीनों वहां से निकल जाते हैं और डेस्पा बोलता है कि उसे कुछ काम है और उन दोनों को घर जाने के लिए कहता है। अब इसके बाद वो उन तीनों गुंडों को जाकर मिलता है जो कि अभी पहले उन पर हमला कर रहे थे और उन लोगों को कुछ पैसे देता है, लेकिन तभी वहां पर वो कैप्टन आ जाता है जो कि उन अंडरवर्ल्ड्स के सोल्जर्स का कैप्टन है और हमें पता चलता है कि गुंडे एक्चुअली डेस्पा के ही लोग होते हैं। उसने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो बोजी को एक्चुअल फाइट में देखना चाहता था एक बार, और ये बंदा बोलता है कि वो बोजी के सामने कभी भी नहीं टिक पाता, जिस पर डेस्पा बोलता है कि बोजी दरअसल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ये सुनकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग कागे और बोजी को देखते हैं और कागे उससे पूछता है कि तुमने डॉज करना कहां से सीखा इतनी तेज, और बोजी उसे बताता है कि इसने उस जायंट सर्पेंट से सीखा है डॉज करना। वो उसे कहता है कि उसी की हेल्प से उसने अपनी आंखों के अलावा उसकी बाकी की जो सेंसेस है उस पर ट्रस्ट करना सीखा। दूसरी तरफ हम उस सर्पेंट को देखते हैं और इस सर्पेंट डेबिन को बता रहा होता है कि कैसल के अंदर अभी चल क्या रहा है, कि क्वीन हीलिंग पर अंडरवर्ल्ड के मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और फिर डोशे ने उसे बचाया और वो मिरर इस वक्त अंडरवर्ल्ड में जा चुकी है और अभी उसकी रक्षा कर रहा है। और वो उसे बताता है कि बोजी की भी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। और कागे बोजी को बताता है कि डेबिन ने उसे कुछ कहा था, वो उसे कहता है कि इसका किंगडम अभी खतरे में है और साथ ही में उसने डेबिन ने इस कागे को बोला था कि इसको प्रोटेक्ट करके रखे। और हमें पता चलता है कि डेबिन ने कागे को यह भी कहा था, भले ही वो बोजी की हेल्प कर रहा है लेकिन उसे अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे कि डायडा किंग बनने के लायक है, न कि बोजी। और शायद इसे पहले से पता था कि डायडा के साथ कुछ बुरा होने वाला है। पर कागे बोलता है कि इन्हें अब किंगडम वापस पहुंच जाना चाहिए। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं और ये यहाँ पर कहीं पर कैद होता है और एक चूहे को मारकर उसे खा रहा होता है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और हम बोजी और डायडा के बचपन को देखते हैं। वैसे बोजी का क्या बचपन होगा भाई, ये तो पहले ही बचपन में अपने ये दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी मॉम यानी कि हीलिंग डायडा से कहती है कि बोजी काफी वीक है, इस वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए डायडा को स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करके रख सके। और डायडा बहुत ही खुशी से इस बात को मान जाता है और हमें पता चलता है कि वो मिरर किंग बोसे ने ही दिया था डायडा को, जिसे पाकर डायडा बहुत खुश था और ये मिरर डायडा को बहुत सारी एडवाइसेस दिया करता था ताकि और अच्छा परफॉर्म कर सके। ये मिरर इसे एक बार कहती है कि उसे ही राजा बनना चाहिए और उस दिन के बाद से डायडा बोजी को बहुत नीची नजर से देखने लगता है कि बोजी काफी वीक है, इसलिए किंग तो उसे ही बनना पड़ेगा। और ये बात वो डेबिन को भी कहता है और इसीलिए डेबिन उसे उसकी सिटी में लेकर जाता है और वहां पर वो उसे एक आदमी को दिखाता है जो कि बोजी की तरह ना ही बोल सकता है ना ही सुन सकता है और साथ ही साथ वो देख भी नहीं सकता, अनलाइक बोजी। और उसे देखकर डायडा कहता है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं भाई, और अगर देखा जाए तो ये बंदा इस डायडा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि अंधा होने के बावजूद भी ये अभी तक जिंदा है और सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि इतनी बुरी सिचुएशन में भी इस बंदे ने हार नहीं मानी। इस बंदे को इसलिए जीने की उम्मीद है क्योंकि उनका राजा स्ट्रांग है और ये जानता है कि इनका राजा हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट करके रखेगा। और इसलिए डायडा को बोलता है कि अगर ये कल राजा बनता है तो इसे कमजोरों को उम्मीद देनी है, ना कि उनसे उनकी उम्मीद छीननी है। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम डायडा को उसी जगह पर देखते हैं जहां पर वो फंसा हुआ है। डायडा उस मोमेंट को याद करके बोलता है कि मैं बेवकूफ था और तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है, बच्ची पर, और ये एक जगह पर बैठकर रो रही होती है। डायडा उससे कई सारे सवाल पूछता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर कैसे आई और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है। और तभी सडनली कुछ लोग उसके पीछे आ जाते हैं और ये लोग उस छोटी बच्ची को पोस रहे होते हैं और वो लड़की वहां से भाग जाती है, लेकिन भागते भागते उसका मास्क गिर जाता है और सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। डायडा उसका मास्क उठाकर उसे देता है और वो उसका चेहरा देखकर डर जाता है और इस लड़की के हाथ भी नहीं होते और हमें पता चलता है कि
कि इसके चेहरे का ये हाल उन लोगों ने किया है। इन लोगों ने इसके चेहरे से इसकी स्किन को निकाल दिया है और साथ ही में इन लोगों ने इसके हाथों को भी काट दिया ताकि कभी भी लड़ न सके। और ये सुनकर डायडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उन लोगों को मारने लग जाता है कि करके। लेकिन तभी और वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और डायडा बोलता है कि ये इस लड़की को प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद डायडा उसे अपना नाम बताता है और उस लड़की से भी उसका नाम पूछता है और लड़की बोलती है कि इसका नाम है मिरांजो और लड़की उसे थैंक्स बोल के वहाँ से जाने लगती है। डायडा उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो जिससे कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रख पाऊंगा। अब इसके बाद हम उस मिरर को देखते हैं और अब वो दो नमूने वो बॉडीगार्ड्स एक पोर्टल के जरिए कहीं पर जाते हैं उस मिरर को लेकर। और दूसरी तरफ हम किंग डैशा को देखते हैं और तभी उसे कुछ अचानक से कुछ फील होता है और जेल की तरफ जाने लगा। उसी बंदे का सेल है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था और वो देखता है कि ये बंदा इस सेल से भाग चुका है और वो समझ जाता है कि इसे यहाँ से भगाने के लिए किसी पोर्टल की हेल्प ली गई है, किसी बाहर के बंदे ने हेल्प की है इसको यहाँ से भगाने में। और ये बंदा जो भी इस सेल में था उस बंदे का नाम है ओकेन जो कि अंडरवर्ल्ड की आर्मी का कमांडर था और साथ ही ये बहुत खतरनाक स्वॉर्ड्समैन भी है और उसे बहुत सारी मिस्टीरियस स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में पता है। और अगर ये सरफेस पर चला गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और इसीलिए वो गार्ड को कहता है कि कैप्टन को बुलाकर लेकर आओ। अब इसके बाद हम डोमास और हाकुरा को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। डोमास ने एक प्रोस्थेटिक हैंड बनाया होता है अपने लिए क्योंकि उसने अपना हाथ काट लिया था जैसा हमने पहले देखा। लेकिन हाकुरा को बहुत मुश्किल आ रही होती है ट्रेनिंग में। डोमास उसे बोलता है कि उसे लगता है कि किंग बो से किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग अपीस को देखते हैं जो कि डोर पर पहरा दे रहा होता है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। जब वो पहली बार मिरांजो से मिला था उस वक्त ये बहुत ही ज्यादा कायर था और मिरांजो से बताती है कि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है पर इसे खुद पर भरोसा रखना होगा। और वो कहती है कि इसे काफी पसंद भी कर दिया क्योंकि दूसरों के इमोशंस की काफी कदर करता है। अब इसके बाद ये दोनों बॉडीगार्ड उस मिरर को लेकर उस गेट से बाहर निकलते हैं उस पोर्टल में से और अपीस बोलता है स्वागत है, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अब अंडरवर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि ये किंग डैशा अपने सोल्जर्स को कहता है कि उनके जेल में से कुछ कैदी फरार हो चुके हैं और ये सभी किंगडम ऑफ बोसे में पहुंच चुके हैं और इन्हें इन सभी को कैप्चर करना है। और साथ ही में बताता है कि किंगडम ऑफ बोसे में अभी हालात ठीक नहीं है तो यही मौका है कि उनके किंगडम पर इन्हें हमला करके उसे कैप्चर कर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ हम लोग बोजी को देखते हैं और बोजी और कागे डेस्पा को थैंक यू बोलते हैं उसे ट्रेन करने के लिए। और अब ये लोग वापस किंगडम में जा रहे हैं। ये लोग वहां से निकल के जा रहे होते हैं कि तभी वो अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स उन्हें वहां पर मिल जाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि ये लोग उसके किंगडम की तरफ ही जा रहे हैं और बोजी भी उनके साथ चला जाता है। अब रास्ते में चलते चलते बोजी उनसे पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुम लोग किंगडम में क्यों जा रहे हो। और उनका कैप्टन बोजी को बताता है कि उनके जेल में से कुछ 3 कैदी भाग चुके हैं और अभी वो किंगडम ऑफ बोसे के अंदर है और ये लोग उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे हैं। और उन्हें बताता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनका नाम होता है ब्लैक द ब्रूनेट हिटमैन, दूसरा है रेड द कॉपरहेड और तीसरा होता है जियान नहीं गीगान जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जियान की तरह और उसकी बॉडी स्टील जैसी होती है। और चौथा होता है जोकू जो कि गैंगस्टर लीडर है और पांचवा होता है किंग बो और ओकिन जो कि उनके कमांडर का राजा था। बोजी को अपनी मॉम की बहुत फिक्र हो रही होती है यानी कि हीलिंग की। अब इसके बाद हम लोग हीलिंग को देखते हैं जो कि कुछ सोल्जर्स के साथ किंगडम ऑफ बोसे की तरफ बढ़ रही होती है ताकि वो डायडा की हेल्प कर सके किंग बोसे की बॉडी में से निकलने में। और तभी किंगडम में से कुछ सोल्जर्स भागकर उनकी तरफ आते हैं। डोरशन से पूछता है कि क्या हुआ है क्योंकि सभी लोग बहुत घबराए हुए लग रहे होते हैं। वो सोल्जर्स बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड के 6 कैदियों ने किंग बोसे पर सडनली हमला करके उन्हें कैप्चर कर लिया है। ये सुनने के बाद वो लोग चौंक जाते हैं और वो और क्वीन हीलिंग कैसल की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं और ये सब कुछ मिरर देख रही होती है। और अब ये सभी लोग उस किंगडम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड की फोर्स और कागे और बोजी सभी लोग किंगडम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और कागे पूछता है कि आखिर वो लोग बोसे की किंगडम पर क्यों हमला करना चाहते हैं। कैप्टन उन्हें बताता है कि शायद ये लोग किसी के कहने पर ये सब काम कर रहे हैं और शायद वो लोग इस किंगडम पर हमला करके इसे अपने कंट्रोल में ले लेना चाहते हैं। और कागे ये बात बोजी को बताता है और वो थोड़ा सा टेंस हो जाता है। जिसके बाद हम कैसल के बेसमेंट के अंदर देखते हैं जहाँ की सभी कैदी मिरांजो और अपीज के साथ साथ वहां से निकल रहे होते हैं कि तभी उन कैदियों में से एक जिसका नाम जोको होता है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये मिरांजो को पूछता है कि आखिरकार ये लोग इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं और उन्हें उसके लिए क्या करना होगा। मिरांजो कहती है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे वो सिटी पर हमला करना चाहे या इस कंट्री पर कब्जा करना चाहे, उनका जो भी मन है वो कर सकते हैं, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिरांजो के मुंह से ये सुनने के बाद उनमें से कुछ को उस पर शक होने लगता है और उन कैदियों में से ब्लैक ब्रूनेट और कॉपरहेड मिरांजो के उन दोनों आदमियों पर अटैक कर देते हैं और वो मिरर यानी कि मिरांजो नीचे गिर जाती है और मिरर गिरने के बाद डायमंड में बदल जाती है। ब्रूनेट बोलता है हाँ इसे कहते हैं असली फ्रीडम। इसके बाद अपीज उन पर हमला कर देता है ताकि वो मिरांजो को बचा सके। मिरांजो अपीज को कहती है कि उससे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी जोको को पता चलता है कि वो दोनों आदमी जिस पर की ब्रूनेट और कॉपरहेड ने अटैक किया था दरअसल ये लोग पपेट्स हैं और साथ ही में बंदा अपने आसपास भी दिखता है और उसे पता चलता है कि ये लोग मॉन्स्टर्स से घिरे हुए हैं। और वो उन बाकी सभी कैदियों को रोकता है और कहता है कि अगर उन लोगों ने मिरांजो पर हमला किया तो वो लोग इस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उनमें से किसी को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता ही नहीं है और हमेशा यहीं पर फंस कर रह जाएंगे। जिसके बाद वो मिरांजो से उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और वो अपीज को भी अपना स्फीयर नीचे करने के लिए बोलता है। इस तरफ हम बोजी और कागे को देखते हैं। कैप्टन उन्हें बताता है कि इस फाइट में उनके साथ डेस्पा भी आ चुका है और ये सुनने के बाद कि डेस्पा भी उनके साथ है वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद कागे उससे पूछता है कि अगर डेस्पा को इस फाइट में लड़ना ही था तो वो उनके साथ क्यों नहीं आया और वो उन्हें कहीं भी दिख क्यों नहीं रहा है। कैप्टन बोलता है कि अंडरवर्ल्ड से निकलने से पहले किंग डैशा ने डेस्पा के लिए एक मैसेज भेजा था कि उससे भी इस फाइट में उसकी हेल्प करनी है और डेस्पा इसके लिए मान जाता है और उसने कहा कि ठीक है वो उनके साथ चलेगा और उसके फेवरेट घोड़े पर जिसे कि उसने किंगडम को लौटा दिया था जब उसने अपना राजपाट छोड़ दिया था। और बाद में कैप्टन डेस्पा को बताता है कि एक्चुअल में उसका घोड़ा फूल कर कुपा हो चुका है, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है क्योंकि वो घोड़ा डेस्पा के अलावा किसी और को उसके आसपास आने ही नहीं देता और अगर इसे खाली छोड़ दिया जाए तो ये बस खाता रहता है, इसलिए अब मोटा हो गया है। और एक घोड़ा डेस्पा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसकी आंखें चमकने लगती है और एक जोरदार हमला कर देता है डेस्पा के ऊपर और डेस्पा दूर जाकर गिरता है और इसीलिए डेस्पा ने उस घोड़े पर आने का फैसला लिया। पर क्योंकि अब वो घोड़ा मोटा हो चुका है तो इसीलिए वो अब स्लोली आ रहा है। दूसरी ओर
सभी कैदी उस किंगडम में पहुंच जाते हैं और वो बोसे को बंदी बना लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। और मिरांजो उन कैदियों को लेकर कैसल के गेट पर जाती है और दूसरी तरफ ओकिन उस गद्दी के ऊपर बैठा होता है, पर किंग बो उसे वहां से हटा देता है एक लात मारकर, और वो खुद को वहां पर नया राजा डिक्लेयर करता है। पर तभी ओकिन और उसके बीच में लड़ाई हो जाती है और ओकिन किंग बो को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और वो उसे वहीं पर बैठकर धीरे धीरे मरता हुआ दिखता है। और जोको वहां पर पहुंच जाता है और वो ओकिन को राजा बनने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देता है। इसलिए जोको वहां का नया राजा बन जाता है। इसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं किंग बो का, और हम देखते हैं कि उसके फादर जो कि वहां के किंग थे और वो बंदा जो कि किंग्स को रैंकिंग देता है, ये दोनों कहीं पर चले जाते हैं। और जाने से पहले वो किंग बो को बोलता है कि वो भी उसके डैड जैसा ही एक अच्छा राजा बने और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। और फिर कुछ होता है और उसके डैड खुद ही उसके पूरे के पूरे किंगडम को तबाह कर देते हैं और उसी के साथ साथ वो किंग बो और उसकी वाइफ और बच्चों को भी मार देते हैं। और हमें समझ में आता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से किंग बो अब ऐसा बन गया है। और दरअसल ये बंदा वही है जिसे बोजी मिला था उस केव में जब वो खो गया था। अब जोको किंग बो को ठिकाने लगा देता है। किंग बो की बॉडी कैसल से बाहर जाकर गिरती है और वो डैबिन को मिल जाती है। डैबिन अपने स्नेक्स को बोलता है कि वो उसे दफना दे और वहां से जाने लगता है, पर हमें पता चलता है कि अभी भी जिंदा होता है। दूसरी तरफ डोमेस और हाकुरो रेडी हो चुके होते हैं उस गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कि अंडरवर्ल्ड से उस गेट को कनेक्ट करता है। और दूसरी तरफ फीलिंग और डोरिश और उसके लोग उस कैसल की गेट पर पहुंच जाते हैं। और डोरिश अपीस को पूछता है कि क्या वही है इन सबके पीछे और क्या ये सब कुछ उसने किया है। मिरांजो बोलती है कि नहीं, ये सब उसका किया धरा है। और मिरांजो के बारे में सुनते ही डोरिश शॉक रह जाता है। फीलिंग भी सोचने लगती है कि शायद उसने ये नाम कहीं पर तो सुना हुआ है, पर उसे याद नहीं आ रहा होता। और मिरांजो उनके ऊपर कई सारे मॉन्स्टर्स को छोड़ देती है उन पर अटैक करने के लिए। डोरिश उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, जिस पर वो कहती है कि वो इस किंगडम को तबाह करना चाहती है। डोरिश उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो तो पहले ऐसा नहीं चाहती थी। मिरांजो से कहती है कि वो पहले से ही यही चाहती थी, यानी कि इस किंगडम का अंत। डोरिश अपने मन में सोचता है कि फर्स्ट क्वीन यानी कि बोजी की रियल मॉम को मारने के पीछे मिरांजो का हाथ तो नहीं, ये एक तरह का रूमर होता है, कहीं ये रूमर सच तो नहीं है। इसके बाद डोरिश अपीश से पूछता है कि वो मिरांजो का साथ क्यों दे रहा है, और इस बात पर अपीश बोलता है कि उसने अपनी लॉयल्टी मिरांजो को सौंप दी है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर डोरिश पर अटैक करना शुरू करता है, पर डोरिश उन्हें मार गिराता है। और डोरिश के साथ साथ वो नाइट्स भी मॉन्स्टर्स को मारने में उसकी हेल्प करते हैं जो कि क्वीन के साथ आए होते हैं। ये टोटल 4 नाइट्स होते हैं और इसके फर्स्ट नाइट का नाम होता है एन जो कि एक फीमेल होती है। और वो कहती है कि ये मॉन्स्टर्स अभी इनके वेपन्स के रेंज को देख रहे हैं और अभी इन्होंने अपनी पूरी पावर के साथ इन पर हमला नहीं किया है। और वो सही भी होती है क्योंकि उसके बाद वो मॉन्स्टर्स एक साथ डोरिश पर अटैक कर देते हैं। पर डोरिश उन सभी को मात दे देता है क्योंकि उसने अपनी पिछली लड़ाई से उनसे लड़ने का तरीका समझ लिया था, यानी कि किस तरह से ये लड़ते हैं। डोरिश उन मॉन्स्टर्स से घिरा होता है और दूसरी तरफ वो 3 नाइट्स के आगे ब्रूनेट और कॉपरेट आ जाते हैं और वो लोगों के साथ लड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ एन क्वीन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो तीनों उनसे लड़ रहे होते हैं कि तभी गिगियन यहाँ पर आ जाता है और वो इन तीनों पर अटैक करके इन्हें बेहोश कर देता है। और अब सिर्फ 2 ही रह जाते हैं, यानी कि डोरिश और एन, क्योंकि हीलिंग लड़ नहीं सकती थी इसलिए डोरिश उसे वहां से भागने के लिए बोलता है और वो वैसा ही करते हैं। और एन और डोरिश उन मॉन्स्टर्स को उसके पीछे जाने से रोकते हैं, पर हीलिंग वहां से भाग नहीं पाती क्योंकि उसके सामने ऑपियन आ जाता है और वो क्वीन को इंजर कर देता है। पर क्वीन हीलिंग खुद को ठीक कर लेती है अपनी हीलिंग पावर से। और उसी वक्त डोरिश थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसी का फायदा उठाकर गिगियन उस पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। एन क्वीन को बचाने की कोशिश करती है पर उसके अटैक्स का ऑकिन पर कोई भी असर नहीं होता है। ये बंदा खुद को वापस से रीजनरेट कर लेता है और एन का गला काट देता है। क्वीन उस पर होली लाइट नाम का एक अटैक करती है जिससे कि ऑकिन वहां से भागने लगता है। पर हीलिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये इस अटैक से भागा क्यों, क्योंकि अटैक सिर्फ उसे चकमा देने के लिए था। पर वो कुछ भी करके एन को हील करती है और वो सभी मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं और क्वीन को अब बचाने वाला कोई भी नहीं होता और वो क्वीन पर अटैक कर देते हैं। अब इस तरफ हम बोजी और काक को देखते हैं और उन सभी सोल्जर्स को भी जो कि कैसल में बस पहुंचने ही वाले होते हैं। और दूसरी तरफ डोमेस और हाकुरो कैसल के नीचे जा रहे होते हैं उस गेट को बंद करने के लिए। और इस तरफ बेबिन उस सेल के आगे पहुंच जाता है जिसमें किंग बोसे को बंद करके रखा गया था। और इस तरफ उन मॉन्स्टर्स से हमला करने से पहले ही अपीज उन पर हमला कर देता है और क्वीन को बचा लेता है और हीलिंग को वहां से भागने के लिए बोलता है। क्वीन वहां से भागने का सोचती है पर वो एन को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उसे भी अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करती है। जिसके बाद मिरांजो अपीज से कहती है कि उसने उसे धोखा दिया। वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो वैसे भी उन लोगों से नफरत करती है पर वो लोग अपीज के दोस्त है इसलिए वो उसे एक बार माफ कर देती है और वो उसे कहती है कि अगली बार से उसे धोखा ना दे। डोरिश को तभी होश आ जाता है और वो उठ खड़ा होता है और गिगियन के हथौड़े से उसे की हंती बजा देता है और उन मॉन्स्टर्स को भी मार मार कर उनकी चटनी बना देता है। उस पर भूत चढ़ जाता है एनाबेल का। डोरिश की पावर और उसे इस तरह से लड़ता हुआ देखकर कॉपरहेड, ब्रूनेट और गिगियन तीनों का मुंह खुला रह जाता है। और दूसरी तरफ सिटी के अंदर कुछ सोल्जर्स कुछ लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं सिटी के बाहर, पर लोग उसे मना कर देते हैं कि ये लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। और ऑकिन तभी सिटी के अंदर आ जाता है और यहाँ पर दहशत मच जाती है और लोगों की हालत खराब होने लगती है और भागा दौड़ी चालू हो जाती है और वो सोल्जर्स भी ऑकिन के सामने नहीं टिक पाते। और दूसरी तरफ डोरिश भी उन मॉन्स्टर्स से घिरा होता है और उनका सामना नहीं कर पाता क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। मिरांजो अभी इसको वहां से कैसल चलने के लिए बोलती है क्योंकि कोई बंदा कैसल के अंदर घुस आया है और वो उसे कहती है कि अभी दोनों यानी कि हीलिंग और डोरिश यहीं पर मारे जाएंगे। वो अपीस को बोलती है कि वो किंग बोसे के ड्रीम को पूरा करने में उसकी हेल्प कर रही है और उसकी फैमिली इसके बीच में आ रही है, इसलिए उसे उन्हें रास्ते से हटाना होगा। और तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें कि मिरांजो किंग बोसे से बोलती है कि उसे एक और चाइल्ड कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वो खुद को जल्दी मरने से बचा पाएगा। पर बोसे बोलता है कि जायंट्स सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं और बोजी पहले से हो चुका है इसीलिए उसकी मॉम एक दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और इसीलिए मिरांजो से कहती है कि उसे एक और शादी कर लेनी चाहिए। और मे बी बोसे ने इसलिए हीलिंग को अपनी वाइफ बनाया था। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और मिरांजो और अपीस वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ सिटी के अंदर अंडरवर्ल्ड की सोल्जर्स और बोजी कागे फाइनली सिटी के अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ऑकिन ने कई सारे लोगों को घायल कर दिया है और कईयों को मार भी दिया है। कैप्टन को याद आता है कि डेस्पा ने उसे मना किया था कि वो जब तक यहाँ पर नहीं पहुंचाते उन्हें ऑकिन से नहीं फाइट करनी और उसने ये भी बोला था कि वो बोजी को ऑकिन से ना लड़ने दे क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे की प्योर राइवल्स हैं क्योंकि अभी लोग आमने सामने हैं। और कैप्टन बोलता है कि ऑकिन का सामना करेगा और बोजी को बोलता है कि वो कैसल की तरफ जाए और हीलिंग को प्रोटेक्ट करे। बोजी और कागे वैसा ही करते हैं। और दूसरी तरफ अपीस और मिरांजो के वहां से जाते वक्त कॉपरहेड अपीस पर हमला कर देता है और ब्रूनेट मिरांजो यानी कि उस मिरर को लेकर वहां से भागने लगता है पर मिरर खुद को भारी बना लेती है जिसकी वजह से
ब्रूनेट उसे नहीं उठा पाता और उसे लेकर नहीं भाग पाता है। वैसे वक्त का प्यार हो गया इससे और ब्रूनेट देखता है कि अपीस ने कॉपरहेड को मार मारकर उसका बुरा हाल कर दिया है और बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उनके बीच ज़ोको आ जाता है और फिर से उनके बीच में सुलह करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि ज़ोको मिरर को लेकर चल रहा होता है और ब्रूनेट सच में कॉपरहेड को अपने कंधे पर उठाकर चल रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि अपीस वहां पर बेहोश पड़ा है। अब इस तरफ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स डोरिस को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। वो मॉन्स्टर्स डोरिस का एक पैर भी काट देते हैं पर फिर भी डोरिस उन्हें मारता रहता है। वो मॉन्स्टर्स भी उस पर अटैक करना कम नहीं करते और वो उसकी एक आंख तक फोड़ देते हैं और इस भयंकर सिंह को देखकर हीलिंग बुरी तरह से डर जाती है। डोरिस उसे कहता है कि जब तक कि मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर रहे हैं तब तक वो यहाँ से भाग जाए, पर हीलिंग डर से भर जाती है और बोसे को पुकारने लगती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसकी आवाज सुनकर जेल में बोसे, जिसे कि बंद कर दिया गया था जेल में, वो अपनी रस्सियों से खुद को आजाद कर लेता है और उस जेल को तोड़कर उसे बचाने के लिए जाने लगता है। पर तभी उसे मिरांजो को ख्याल आता है और वापस से जेल के अंदर आकर बैठ जाता है और उसे देखकर बेबिन बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है। हीलिंग वहां से जा सकती थी लेकिन वो फैसला करती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि ऐसे तो ये मॉन्स्टर्स डोरिस को मार देंगे, इसलिए वो सोचती है कि वो डोरिस को हील करेगी ताकि वो उन मॉन्स्टर्स से लड़ सके क्योंकि इन्हें बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है और इन्हें ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी और इसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। और डोरिस भी अब बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी जमीन में से कुछ निकलता है। दरअसल ये मित्सुमाता होता है और स्नेक बाहर निकलकर उन मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगता है और उनकी हेल्प करता है और स्नेक हीलिंग को बोलता है कि उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो वही स्नेक है जिसे कि बोजी ने बचपन में बचाया था और उसने इसे खुद ही हील किया था। और हीलिंग को ये बात याद आ जाती है। इसके बाद वो उसे कहता है कि वो डोरिस को ठीक करे और तब तक ये उन मॉन्स्टर्स को देखेगा और हीलिंग अपनी पावर्स का यूज करके डोरिस को हील करती है। डोरिस ठीक हो जाता है पर वो बेहोश होता है। इसके बाद गीगैन उन पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है तो मित्सुमाता के छोटे स्नेक्स उन्हें बचा लेते हैं और मित्सु गीगैन पर हमला करता है पर गीगैन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो मित्सुमाता पर ही भारी पड़ जाता है और उसे मार मारकर अधमरा कर देता है और वो उसे मारने वाला होता है कि तभी बोजी गीगैन पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। पर बोजी उस स्नेक की रेयर होने लगता है और कागे हीलिंग को बोजी के पास लेकर आती है और बोजी हीलिंग को उस स्नेक को ठीक करने के लिए बोलता है पर हीलिंग बोलती है कि उसके सारे के सारे हीलिंग पोर्शंस खत्म हो चुके हैं पर इसलिए ये उसे ठीक नहीं कर सकती। पर तभी कागे उसके पास रखे हुए कई सारे पोर्शंस को बाहर निकालता है और उसे देता है और हीलिंग उन पोर्शंस को पीती है और मित्सुमाता को हील करने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ डोरिस नोटिस करता है कि गीगैन उन पर अटैक करने वाला है इसलिए वो उन्हें आवाज लगाता है और बोजी कहता है कि वो गीगैन का सामना करने वाला है। इसी बात हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ये तब की बात होती है कि जब बोजी डेस्पा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। डेस्पा उसे एक क्रिस्टल देता है और उसे पूछता है कि क्या ये इसे तोड़ सकता है और बोजी बोलता है कि नहीं क्योंकि दरअसल ये क्रिस्टल एक डायमंड का होता है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसके बाद डेस्पा वो क्रिस्टल उसे तोड़कर दिखाता है और उसे बताता है कि हर एक सब्सटेंस के स्ट्रांग होने का रीजन होता है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पर हर एक सब्सटेंस का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां उसकी बॉन्डिंग लूज होती है यानी कि वीक होती है, उसे बस वहीं पर हमला करना है। एक डायमंड जैसे सब्सटेंस को भी तोड़ा जा सकता है और वो बोजी को दिखाता है कि एक्चुअल में। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि गीगैन बोजी पर अपने हैमर से हमला करता है पर बोजी उस टेक्निक का यूज करके उसके हैमर के 2 टुकड़े कर देता है अपनी एक छोटी सी स्वॉर्ड से और गीगैन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और कागे उसे रस्सी से बांध देता है। क्वीन हीलिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि बोजी ने ऐसा किया। उससे वो मोमेंट्स याद आ जाते हैं कि जब बोजी काफी ज्यादा वीक था और सभी उसे नीची नजरों से देखा करते थे, पर आज बोजी में वो डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद बोजी देखता है कि मित्सुमाता ठीक हो चुका है और इस बात पर काफी ज्यादा खुश होता है और क्वीन हीलिंग को जाकर गले लगा लेता है। जिसके बाद क्वीन हीलिंग कागे को पूछती है कि ये कौन है और बोजी का क्या लगता है और कागे बोलता है कि बोजी का दोस्त है और हीलिंग बोलती है अच्छा ऐसा क्या, पर मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, मुझे तुमसे इविल वाइब्स आ रही हैं। और वो कहती है कि उसे बताना होगा कि क्या वो बोजी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है और क्या ये भरोसे के लायक है। जिस पर कागे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है यू डमैस। क्वीन हीलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और डोरिस को बोलती है कि वो उसे बंदी बना ले। मित्सुमाता बोलता है कि कागे ने बोजी की जान बहुत बार बचाई है और साथ ही में इसने बोजी को कई बार सही रास्ता भी दिखाया है, इसलिए बोजी के ऊपर कागे का बहुत सारा एहसान है। और ये सुनने के बाद हीलिंग काफी शेम फील करती है और वो कागे के पास जाकर उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसे ये सब नहीं पता था। जिस पर कागे बोलता है कि ये सब उसी की गलती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद बोजी उन मॉन्स्टर्स को भी हील करने के लिए बोलता है क्योंकि आखिरकार इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी, ये तो बस मिरांजो के बस में थे और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे। और गीगैन भी जाग जाता है और वो रोप्स को तोड़ देता है, पर इस बार वो बोजी पर हमला नहीं करता है, वो उसके आगे झुक जाता है। कागे बोलता है कि वो उसकी यानी कि बोजी की पावर को एक्नॉलेज करने लगा है और इसलिए अब वो सब चेला बनना चाहता है। और हीलिंग भी बोजी को ऐसा करने के लिए बोलती है और वो उसे कहती है कि उसे अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए और बोजी बोलता है कि ठीक है, वो उसे अपने लिए सर्व करने देगा, पर वो उसे कहता है कि उसे मास्टर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये लोग फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं। तभी हीलिंग बोलती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कोई आम बच्चा नहीं है, ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। जिस पर कागे बोलता है कि बोजी को आगे जाकर किंग बनना है और गीगैन को बोलता है कि क्या ये दोनों दोस्त बन सकते हैं क्योंकि आखिरकार ये तो एक नॉर्मल ही पर्सन है ना। और इस तरफ हम देखते हैं कि ऑकिन और बाकी सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ किंग डेस्पा से बात कर रहा होता है और वॉकी टॉकी का यूज कर रहे होते हैं अजीब तरीके से और तभी कैप्टन ऑकिन के हाथ काट देता है पर वो वापस से रीजनरेट हो जाता है और तभी आसमान से सडनली एक लाइटनिंग स्ट्राइक आती है और सीधा आकर ऑकिन पर लगती है और ऑकिन नीचे गिर जाता है और तभी जल्दी से डेस्पा वहां पर आकर उसकी स्वॉर्ड को उससे अलग करता है और उसका हॉर्स उसकी स्वॉर्ड को लात मारकर तोड़ देता है। वो ऑकिन को बांध देते हैं। इसके बाद हमें कैप्टन से पता चलता है कि ऑकिन इमोर्टल है, वो मर नहीं सकता, पर वो ये भी बताता है कि किंग ऑकिन दरअसल एक बहुत अच्छा इंसान था पर उसे यकीन नहीं होता कि अब ये ऐसा बन चुका है। डेस्पा से कहते हैं कि इंसान जब बीमार ना पड़े, ना ही उसकी उम्र बढ़े और ना ही उसकी हाइट बढ़े, तो सबसे पहले अगर वो किसी चीज को खो देता है तो उसका सोल होता है और वो कहता है कि शायद यही इमोर्टैलिटी के साइड इफेक्ट्स हैं। डेस्पा बोलता है कि इंसान मर जाता है, इसलिए वो अपने जाने से पहले अपने बच्चों को छोड़कर जाता है और वो उन्हीं से खुशी और दुख महसूस करता है और इसी वजह से इंसानियत बनी रहती है। पर ऑकिन को इन सब की जरूरत नहीं है, ये बस एक ऐसा इंसान है जिसमें इंसानियत जैसा कुछ भी नहीं बचा। और दूसरी तरफ डैशा और उसके आदमी उस अंडरवर्ल्ड गेट को ढूंढ रहे होते हैं जहां से मिरांजो अंडरवर्ल्ड में आती रहती है और उन्हें वो गेट मिल जाता है। अब इसके बाद काकी बोलता है कि उन्हें उन मॉन्स्टर्स को अंडरवर्ल्ड में ले जाकर छोड़ना होगा और उन्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा, अदरवाइज डोमेस उस गेट को बंद कर देगा और उन्हें उस गेट के बारे में मित्सुमाता ने बताया होता है। जिस पर हीलिंग बोलती है कि आखिरकार उसे आज तक किसी ने उस गेट के बारे में बताया कि नहीं। वो कहती है कि क्या बोजी डोमेस का सामना कर पाए, मतलब उस इंसिडेंट की बात क्या वो उसको फेस कर पाएगा। बोजी अभी भी उस बात को लेकर
लेकर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और कागे उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम पहले वाले बोझी नहीं रहे, अब तुम पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और वैसे भी हम तो तुम्हारे साथ हैं ही। अब इसके बाद वो लोग कैसे कि उस गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ कीलिंग और डोरेश मित्सुमाटा के साथ वहीं पर रुक जाते हैं ताकि ये लोग बाकी सभी घायल सोल्जर्स को प्रोटेक्ट कर सके और मित्सुमाटा उन लोगों को लेकर सेफ जगह पर चला जाता है। डोरेश कीलिंग को बोलता है कि बोझी इतने कम समय में बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है, जिस पर क्वीन हीलिंग बहुत प्राउड के साथ बोलती है कि तो लाजमी है, आखिरकार मेरा बेटा जो है। डोमेस और हाकुरो को देखते हैं, ये लोग उस गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। डोमेस हाकुरो को छुपने के लिए बोलता है और देखता है कि उसे जिसके आने की आवाज आ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स होते हैं और उन्हें देखकर डोमेस हक्का बक्का रह जाता है और इसके बाद उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उन सोल्जर्स का स्क्वाड लीडर उन्हें कहता है कि वो लोग उनकी कैदियों को वापस लेने के लिए आए हैं और अगर वो लोग उसे ऐसा नहीं करने देंगे तो इन लोगों को एक जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिस पर डोमेस को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि इसे एक्चुअल में इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि जब ये सब हुआ था, जब किंग बोसे को किडनैप कर लिया गया था तो वो उस कैसल में था ही नहीं था, तो इसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिस पर डोमेस बोलता है कि पहले उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता और फिर भी वो उन्हें उस कैसल पर अटैक नहीं करने देगा। जिस पर स्क्वाड लीडर कहता है तो ठीक है, तो तुम्हें मेरी फोर्स का सामना करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए और अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स डोमेस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और डोमेस उनका सामना बहुत निडर तरीके से करता है। स्क्वाड लीडर उनकी ग्रुप के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्समैन को भेजता है पर डोमेस उसे भी टिकाने लगा देता है। इसके बाद उनके स्क्वाड लीडर से भी फाइट करता है पर वो उसे भी हरा देता है और यहाँ पर खुद किंग डैश आ जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर आके मुझे सिर्फ बोसे से ही फाइट करना होगा इस कंट्री को अपने अंडर लेने के लिए, क्योंकि कंट्री अनस्टेबल हो चुकी है। ठीक है, थोड़ी और देर ही सही, मैं तुमसे कुछ बात करता हूँ। और वो डोमेस से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है पर उससे लड़ने में इस बंदे की फट जाती है। डैश बोलता है कि क्योंकि अब किंग बोस से उससे हाइट भी छोटा हो चुका है तो वो उसे आसानी से फाइट में हरा सकता है। अब इसके बाद बोलता है कि वो डोमेस को कि अब वो रेडी हो जाए, वो उस पर हमला करने वाला है। उसकी फाइटिंग स्टाइल्स को देखकर डोमेस सोचता है कि शायद से ये लेटरल साइड से हमला कर लेगा, पर वो डैशा के अटैक के ऊपर इतना ज्यादा फोकस होता है कि वो खुद की डिफेंस का ख्याल रखना ही भूल जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर डैशा डोमेस के अखरोट फोड़ देता है। वो इस तरह के अटैक की उम्मीद नहीं रख पा रहा था। इसके बाद डोमेस उससे लड़ने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है और फिर भी वो डैशा का सामना नहीं कर पाता। डैशा से कहता है कि उसे यहाँ पर किसी को मारने के इरादे से नहीं है सिवाय एक आदमी को छोड़कर। और तभी गीगैन के साथ बोजी और कागे भी यहाँ पर आ जाते हैं और डोमेस और बोजी फिर से एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और उसे अपनी आंखों से जिंदा दिखकर डोमेस इमोशनल हो जाता है और रोने लगते हैं और कागे भी चौंक जाता है ये देखकर कि अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स और डैशा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो बोजी की तरफ दिखता है और वो देखता है कि डोमेस की वहाँ पर होने की वजह से बोजी को फिर से वही ट्रॉमा हो रहा है। कागे उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि उस पर क्या बीत रही है, क्योंकि वो खुद भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुका है अपने पास्ट में, जब उसकी मॉम को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था और वो नहीं चाहता कि बोजी का दिल नफरत से भर जाए और वो भी उसी तरह कठोर हो जाए। और तभी डोमेस बोलता है कि वो बोजी के साथ अपनी की हुई गलती की वजह से अपनी जान दे देगा और वो उस ऊंची सीढ़ियों से नीचे कूद जाता है अपनी जान देने के लिए और हाकुरो आकर देखता है कि वो मर चुका होता है, पर एक्चुअल में वो नहीं मरा। डोमेस बोलता है कि उसने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा ट्रेन किया है कि अब वो इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने के बाद भी नहीं मर सकता। और हाकुरो उसे बोलता है कि उससे ये सब पागलपंतियां करना बंद करना होगा और इनकी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है बोजी की प्रोटेक्शन, यानी कि बोजी को बचाना। डैशा सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो गीगैन को बंदी बना ले, पर गीगैन उन सोल्जर्स पर हमला कर देता है और डोमेस और हाकुरो भी उन सोल्जर्स से बोजी को प्रोटेक्ट करते हैं और बोजी और कागे उन लोगों को हमला करने से रुकते हैं। तभी किंग डैशा अपनी लाइटनिंग से कुछ कर देता है और गीगैन को भी होश कर देता है। जिसके बाद डोमेस डैशा से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। जिस पर डैशा बोलता है कि उनकी कैदियों को जेल से फरार करने वाला और ये सब साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ही आदमी है, मतलब ये औरत है और उसका नाम है मिरांजो और वो यहाँ पर उसी के लिए आया है। और डोमेस और बाकी सबको पता ही नहीं होता है कि मिरांजो है कौन। डैशा बोलता है कि मिरांजो ने जो किया है वो उसके लिए यहाँ पर उसे मारने आया है और वो किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ने वाला। और तभी हम बोजी को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं बोजी और उसकी मॉम का, और हम देखते हैं कि बोजी की मॉम काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और वो मिरांजो से बोजी की जान बख्शने के लिए उससे आगे गिड़गिड़ा रही होती है और बोजी बहुत ज्यादा रो रहा होता है, पर मिरांजो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसके साथियों को हमला करने के लिए बोलते हैं उन पर और वो लोग उन पर तीर बरसाने लगते हैं। इसके बाद बोजी की मॉम उसके बेटे यानी कि बोजी को उसके नीचे छुपा लेती है ताकि उसे कुछ ना हो, पर बोजी को लास्ट बार अलविदा कर देती है। जिसके बाद तीर बरसने लगते हैं और उसकी मॉम मर जाती है और उसी के साथ साथ बोजी पूरी तरह से उसकी मॉम की ब्लड के अंदर डूब जाता है। इसके बाद एक एरो आकर सीधा मिरांजो को लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। दरअसल जो लोग मिरांजो की साइड होते हैं वो लोग ही मिरांजो को धोखा दे देते हैं और वहीं से बोजी को उसको याद आता है और वो मिरांजो को भी दिखता है और तभी उस डेविल का पैर हमें दिखता है। पर बोजी इससे पहले कि कुछ और देख पाता उसकी मॉम की बॉडी कोलैप्स हो जाती है उसके रास्ते में और वो कुछ देख नहीं पाता। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि बोजी की आंखों से आंसू आने लगते हैं, बेचारा बोजी। इसके बाद कागे उससे पूछता है कि क्या हुआ बोजी। बोजी अपने आंसू पूछता है और बोलता है कुछ नहीं, पर वो एकदम ठीक है। जिसके बाद डैशा बोलता है कि वो यहाँ पर मिरांजो के लिए आया है और उसे पता है कि बोसे इतनी आसानी से मिरांजो को उसे पकड़ने नहीं देगा। उन सभी को पता है कि इन दोनों के बीच बहुत पुराना कनेक्शन है मिरांजो और बोसे के बीच में। डैशा अपने सोल्जर्स को बोलता है कि वो लोग गीगैन को पकड़ ले और उसे यहाँ से ले जाए, लेकिन बोजी और कागे उसके सामने आ जाते हैं और वो लोग उन्हें पकड़ने से रोकते हैं। जिस पर डैशा बोलता है कि गीगैन एक मुजरिम है और उसने गुनाह किया है। कागे उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या गुनाह किया भाई इसने। जिस पर डैशा ने बताता है कि जब वो अंडरवर्ल्ड में किंगडम को हासिल करने के लिए फाइट कर रहा था अपने डैड के साथ, जो कि उस टाइम पर उसकी किंगडम के राजा थे, तब उसने अपनी सेना में गीगैन को एक सोल्जर के रूप में एक्सेप्ट किया था और उसके डैड की तरफ गीगैन के जैसे दूसरे जायंट्स थे उसके डैड की सेना में, यानी कि गीगैन की तरफ के लोग उसके डैड की तरफ होकर फाइट कर रहे थे। जिसमें कि एक बार वो लोग गीगैन के जायंट्स के एक बच्चे को लाकर उसे टॉर्चर करने लगे और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगे। गीगैन ये देखकर हैरान रह जाता है और उस छोटे से बच्चे को टॉर्चर होता हुआ देखकर वो अपना आपा खो देता है और ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि ऐसा करने से वो लोग गीगैन के जायंट्स बिना कुछ सोचे समझे इमोशनली चार्ज होकर उन पर अटैक करने आएंगे और उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। और ऐसा होता भी है, वो लोग उनके ट्रैप में फंस जाते हैं और उन जायंट्स को जिंदा जला देते हैं। एक तरफ अपने लोगों को जिंदा जलता हुआ देखकर और दूसरी तरफ उस बच्चे को टॉर्चर होता हुआ देखकर गीगैन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उन सोल्जर्स पर हमला कर
देता है। जिसके बाद ये लोग गीगैन को बंदी बना लेते हैं और तभी बैटलफील्ड में डैशा वहां पर आता है और वो उस बच्चे का गला काट देता है। भाई क्या हो रहा है, ये इतना डार्क हो रहा है, वो इस बच्चे को मार देता है यार। बच्चे के साथ ऐसा कौन करता है यार। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और गीगैन डैशा पर हमला करना शुरू कर देता है। डैशा बोलता है कि मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर वो एक जंग थी और बोलकर वो उस पर एक लाइटनिंग अटैक करता है। पर बोजी उस अटैक से गीगैन को बचा लेता है और उसे इकट्ठा हुआ देखकर डोमेस, हाकुरो और डैशा भी चौंक जाता है। और इसके बाद डैशा उसे बोलता है कि क्या वो उससे लड़ना चाहता है, जिस पर बोजी बोलता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। डैशा नोटिस करता है कि वो स्वॉर्ड डेस्पा का है और वो उससे डेस्पा के बारे में पूछता है, जिस पर कागे उसे बोलता है कि हाँ बोजी डेस्पा का स्टूडेंट है। और डैशा डेस्पा से अपने इनविजिबल फोन से कांटेक्ट करता है उसे और वो उसे बोजी के पावर्स के बारे में पूछता है ताकि वो उसे जल्दी से हरा सके और अपनी पावर्स को बचा सके, क्योंकि अभी इसे बोसे से भी लड़ना है। डेस्पा उसे बोलता है कि वो बोजी का सामना नहीं कर पाएगा और ना ही बोसे से, पर वो जानता है कि डैशा के लिए बोसे को हराना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो उसे बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है जिसमें कि बोसे से वो नहीं बल्कि बोजी लड़ेगा और इसके बाद ये लोग मिरांसो को मार देंगे और उसके हाथ से उस डीमन हेड को हासिल कर लेंगे। डैशा को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो अपने सभी सोल्जर्स को बोलता है कि वो लोग वापस अंडरवर्ल्ड जा रहे हैं और वो गीगैन को भी अपने साथ लेकर जाने के लिए बोलता है। और वो बोलता है कि वो उसे इस बार किसी बंदी के रूप में नहीं बल्कि उसे वापस लेकर जा रहे हैं और उसे अपनी आर्मी में वापस से शामिल किया जाएगा। और तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि गीगैन के उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद सोल्जर्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वो सीन देखकर डेस्पा को वॉमिट होने लगता है और वो डैशा को बोलता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके रिप्लाई में डैशा बोलता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था और उसे करना पड़ा क्योंकि उसे उन लोगों की हेल्प की जरूरत थी, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और उन्हें उस फील्ड में वही चाहिए जो कि एक्सपीरियंस्ड हो। जिस पर डेस्पा बोलता है कि भले ही उसने अच्छे के लिए किया पर वो उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि ये सब करके वो भी वही कर रहा है जो कि उसके डैड कर रहे हैं। और इसके जाने के बाद ऑकिन बोलता है कि भले ही डेस्पा उसके साथ नहीं है पर वो इस फाइट में उसका साथ देगा, भले ही वो उससे कितने भी घिनौने काम करवाए, क्योंकि वो जानता है कि उस बच्चे को मारते वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ हुई होगी तो वो है डैशा, पर उन्हें ये करना ही होगा और उनकी क्रूअल डैड को हराकर इस किंगडम को जीतना है। तो और वो डैशा को बोलता है कि वो एक दिन आगे चलकर एक ऐसी सेना बनाएगा जिस पर कि उसे प्राउड हो सके और उस आर्मी में वो गीगैन को भी शामिल करेगा। इसलिए उसने वापस से गीगैन को अपनी आर्मी में वापस लिया, क्योंकि वो भी ऑकिन की तरह उस पर भरोसा करता है। डैशा गीगैन को बोलता है कि वो उसकी गलतियों के लिए उसे माफ करने के लिए रेडी है पर उसे वापस से आर्मी ज्वाइन करना होगा, चाहे उसे यहाँ पर इसे फोर्सफुली लेकर जाना क्यों ना पड़े। बोजी उसे रोकने की कोशिश करता है पर गीगैन बोजी को रोकता है और बोलता है कि भले ही वो वापस जा रहा है पर उन दोनों की दोस्ती हमेशा रहेगी और उसकी लॉयल्टी हमेशा बोजी के लिए ही रहेगी। और इसके बाद वो और बाकी सारे मॉन्स्टर्स वापस से अंडरवर्ल्ड चले जाते हैं और उनके जाने के बाद डोमेस बोजी से अपनी की हुई गलतियों के लिए अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगता है, पर बोजी अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहा होता और वो उसे माफ नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। और कागे कुछ न कुछ करके उन सब सैड मेमोरीज से बोजी का ध्यान भटकाता है और दूसरी तरफ हाकुरो बोलता है कि भले ही बोजी ने उन्हें माफ ना किया हो पर उन्हें खुश होना चाहिए कि वो जिंदा है और सही सलामत है। और वो लोग उस गेट को बंद करने के लिए अपने मिशन पर लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेस्पा और कैप्टन आपस में बात कर रहे होते हैं और कैप्टन डेस्पा को बताता है कि सभी सोल्जर्स अब ठीक हो चुके हैं और अब उन्हें उनके प्लान के हिसाब से काम करना शुरू कर देना चाहिए। डेस्पा उन्हें उनका प्लान बता ही रहा होता है कि तभी ऑकिन को कुछ होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है और खुद को उन्हें रस्सियों से आजाद कर लेता है, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल होता है। अब इसके बाद हमें एक अंडरवर्ल्ड के किंग सैटर्न के बारे में बताया जाता है, जो कि एक गॉड था और ये एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म होने की कगार पर था, पर इसलिए इसने कई सारे लोगों को मारा, चाहे वो इंसान हो या कोई मॉन्स्टर, इस खोज में कि इमॉर्टलिटी कैसे हासिल करे। और उसे लगता था कि सभी लिविंग क्रीचर्स अपने बच्चे करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सके और इसलिए उसने एक वुमेन को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट किया और उसने उसके साथ 3 बच्चे किए और वो थे डैशा, डेस्पा और ऑकिन। और इन तीनों में से डैशा जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर था, उसके पास अपने पापा की पावर्स थी, वो एक तरह से सुपर ह्यूमन था। और दूसरी तरफ ये डेस्पा को भी उसके पापा की थोड़ी सी पावर्स मिली थी पर वो एक कमजोर इंसान था फिजिकल लेवल पर। और तीसरा बेटा यानी कि ऑकिन, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी और उसके अलावा उसके पास किसी भी तरह की पावर्स नहीं थी जैसे कि डैशा और डेस्पा में थी। पर एक टाइम आता है जब वो तीनों उसके क्रूअर फादर के अगेंस्ट लड़ते हैं और उसे मारकर अंडरवर्ल्ड में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जिसके बाद जब ऑकिन 25 साल का हो जाता है तब उन्हें पता चलता है कि ऑकिन के अंदर इमॉर्टलिटी की पावर्स आ चुकी है और वो अपने भाइयों को बोलता है कि वो उसे ठीक करे, क्योंकि वो उनके फादर जैसा नहीं बनना चाहता, एक ऐसा क्रीचर जो कि किसी तरह के इमोशंस को फील नहीं कर सकता। इसके बाद वो ऑकिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस ऑकिन को हम अभी तक देखते आ रहे हैं और ना चाहते हुए भी डैशा को उसे बंदी बनाकर जेल में रखना पड़ता है ताकि वो दूसरों के लिए खतरा न बने। दूसरी तरफ हम बोजी और कागे को दिखते हैं और ये लोग कैसल से बाहर जा रहे होते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि अपीज जो कि वहां पर बेहोश पड़ा होता है और ये लोग जब उसे उठाते हैं और उससे उसका हालचाल पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये क्रिमिनल्स यहाँ पर खुलेआम क्यों घूम रहे हैं और लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। और अपीज उन्हें बताता है कि इन सभी के पीछे मिरांसो का हाथ है और वो ये भी बताता है कि किंग बोस से वापस से जिंदा हो चुका है और उन्होंने डायडा की बॉडी को हत्या लिया है। और वो बताता है कि मिरांसो क्वीन हीलिंग को मारना चाहती है और इस किंगडम को खत्म करना चाहती है और किंग बोस से जुड़ी हर उस चीज को खत्म करना चाहती है जो उसे उस पास्ट के बारे में याद दिलाती है, ताकि वो किंग बोस के साथ फिर से किसी एडवेंचर पर जा सके और वहां सिर्फ वो दोनों ही हो, ये दोनों अपनी एक नई जर्नी को शुरू कर सके। और जिसके बाद ये उन्हें बताता है कि वो मिरांसो के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि मिरांसो का कई सारा एहसान है इस पर। और इसके बाद बोलता है कि इसे बोजी को रास्ते से हटाना होगा और जैसे ही ये उसके साथ फाइट करने के लिए जाता है तो बोजी के उस पावरफुल ऑरा को देखकर ये समझ जाता है कि ये पहले वाला बोजी नहीं रहा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और कागे से बताता है कि अब पहले वाला बोजी नहीं रहा और साथ ही डेस्पा ने उसे ट्रेन किया है। ये सुनने के बाद अपीज काफी खुश होता है और उसके लिए कहता है कि अब उसे उसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब उसे कॉन्फिडेंस है कि बोजी किसी भी रास्ते जा सकता है जहाँ भी उसका मन हो। और ये दोनों वहां से चले जाते हैं और अपीज दुआ करता है कि बोजी उन सभी को हरा दे और साथ ही मिरांसो को भी और बाकी सभी को बचा सके। इसके बाद उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और वहीं पर लेट जाता है। अब इस तरफ हम देखते हैं कि हाकुरो और डोमेस उस गेट तक पहुंच जाते हैं और गेट एक्चुअल में एक शैडो क्लैन क्रीचर के डेथ बॉडी से बनाई होती है, यानी कि जिस क्लैन से कागे बिलोंग करता है। डोमेस कहता है कि इन शैडो क्लैंस वालों के ऊपर बहुत ज्यादती हुई है, वरना ये लोग दिल के बहुत ज्यादा साफ होते हैं और उसे लगता है कि शायद कागे ही है जो कि इनके क्लैन में अब अकेला ही जिंदा बचा है। जिस पर हाकुरो बोलता है कि क्योंकि अब उन लोगों ने उस गेट को जला दिया है, उन
लोगों को जल्दी करनी चाहिए, जल्दी से इन्हें बोजी के पास जाना चाहिए। उसे बचाने के लिए अभी दोनों यहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि एक चूहा जिसे मिरांजो कंट्रोल कर रही होती है वो उस चूहे की हेल्प से हीलिंग और बाकी सभी को घायल अबीज तक पहुंचा देती है ताकि वो लोग उसे बचा सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिरर ऑकिन को वहां पर बुलाते हैं और ऑकिन खुद को उन रस्सियों से आजाद करने के लिए अपनी हड्डियों को डिसलोकेट कर देता है और वो अपनी उस स्टॉप करने वाली टेक्निक से डेस्पा को वहीं पर रोक देता है और कैसल की तरफ बढ़ने लगता है और रास्ते में बोजी और कागे को ऑकिन मिलता है पर वो इन पर इतना ध्यान नहीं देता और मिरांजो की तरफ भागने लगता है। बोजी और कागे उसका पीछा करते हैं और तभी हम देखते हैं कि मिरांजो जोको को बोलती है कि वो उसके साथ क्या करना चाहता है, जिस पर जोको बोलता है कि वह जानना चाहता है कि उसका प्लान क्या है आखिर, जिस पर मिरांजो बोलती है कि उसे उसके प्लान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और उसके अलावा वो जो चाहे वो कर सकता है, जिस पर जोको से बोलता है कि अगर वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगी। जोको बोलता है कि उसने अबीज को ठिकाने लगा दिया है तो अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है और तब यहाँ पर ऑकिन आ जाता है। ब्रूनेट उसे बोलता है कि क्या अब वो मिरांजो की तरफ हो गया और मिरांजो बताती है कि ऑकिन अब इसका सर्वेंट है और ये चीजें साबित कर सकते हैं इसे मारकर क्योंकि उन्होंने इसके स्टूडेंट यानी कि अबीज को नुकसान पहुंचाया। और तब यहाँ पर बोजी और कागे भी आ जाते हैं और ये लोग छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं कि तभी मिरांजो ऑकिन को उन पर अटैक करने के लिए बोलती है और वो उन पर हमला करने लगता है और ब्रूनेट इसमें घायल हो जाता है और इसके बाद जोको वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। बोजी उसका पीछा करता है और उसका रास्ता रोक लेता है। जोको उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है पर वो बोजी के फाइटिंग ऑरा से डर जाता है और हार मान लेता है पर उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि पीछे से ऑकिन आ रहा है और सामने बोजी खड़ा है। दोनों तरफ से उसके लिए बैड न्यूज ही है। इसके बाद जोको बोजी को चकमा दे देता है और वो उस पर पॉइजनस गैस छोड़ देता है पर बोजी को इससे कुछ नहीं होता। ये देखकर जोको चौंक जाता है और क्योंकि बोजी एक जायंट होता है तो उस पर इस गैस का कोई भी असर नहीं होता है और कागे को भी ये बात याद आती है। इसके बाद ऑकिन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और जोको यहाँ से भागने लगता है पर तभी बोजी उस पर हमला कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन और डेस्पा भागकर उस तरफ आ रहे होते हैं और डेस्पा बोलता है कि बोजी को ऑकिन से फाइट करने से हमें रोकना होगा क्योंकि बोजी उसे हरा नहीं सकता है पर अगर वो उससे लड़ा तो ये मारा जाएगा। और तभी ऑकिन और बोजी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और ऑकिन उस पर वही स्टॉप करने वाला अटैक करता है पर बोजी उसके हर एक हमले को डॉज कर रहा होता है। मिरांजो बोलती है कि बोजी अब बिल्कुल ही सुपर ह्यूमन लेवल पर पहुंच चुका है और वो कागे को पूछती है कि क्या ये उसने सिखाया उसे, जिस पर वो बोलता है कि नहीं ये डेस्पा ने सिखाया है उसे। ऑकिन उस पर अटैक करना शुरू करता है अपनी स्वॉर्ड से। बोजी उसे डॉज करता है और इसके बाद वो ऑकिन पर हमला करता है पर उससे ऐसे कुछ नहीं होता और ऐसा बार बार होता है। इसके बाद ऑकिन समझ जाता है कि बोजी के अटैक उस पर काम नहीं करेंगे। इसके बाद बोजी उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और ऑकिन से वापस से जोड़ लेता है और बोजी बहुत ज्यादा परेशानी में होता है कि आखिरकार ये से हराई तो हराई कैसे और ये बस उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। उस पर अटैक भी करता है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कागे भी यहाँ पर काफी टेंशन में होता है। तभी मिरांजो कागे को बोलती है कि बोजी को यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो ऑकिन को कभी भी नहीं हरा सकता। कागे उससे भी यही बोलता है पर बोजी वहाँ से जाने से मना कर देता है जिस पर मिरांजो बोलती है कि बोजी बस अपनी प्राइड के लिए लड़ रहा है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर कागे बोलता है तुम एक नंबर की ढक्कन हो, वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा, वो दूसरों के लिए लड़ रहा है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ऑकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। पर इसके बाद मिरांजो को अपनी मॉम की याद आती है जो कि बहुत ज्यादा काइंड नेचर वाली औरत थी। इसके बाद मिरांजो बोलती है कि बोजी उसे हरा नहीं सकता क्योंकि ऑकिन इमॉर्टल है। पर कागे ये बात बोजी को बताता है और उसे कहता है कि उसे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए पर ऑकिन से बचकर थोड़ा रेस्ट लेने लगता है कि तभी ऑकिन जोको को मारने के लिए आगे बढ़ता है और बोजी को फिर से बीच में आना पड़ता है। उसे रोकने के लिए कागे यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक करना शुरू कर देता है और उस मिरर से पूछता है कि इसको हराने का कोई तरीका नहीं है क्या। और कागे बोलता है और एक सेकंड तुम्हें कैसे पता है बंदा इमॉर्टल है और तुम वो कौन, जिस पर बोलती है कि इसका नाम मिरांजो है। और ये सुनने के बाद कागे शॉक रह जाता है। अच्छा तो इन सबके पीछे तुम हो। अब इसके बाद हम बेबिन को देखते हैं और वो किंग बोसे को पूछता है कि उसका प्लान क्या है और उस मिरर का नाम क्या है। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि वो डायडा को वापस से नहीं, ये जरूरी था। जिस पर किंग बोसे उसे बोलता है कि आज तक उन्होंने जिसके साथ भी काम किया है वो सभी लोग काइंड हार्टेड पर्संस थे, दयालु थे बहुत ज्यादा और बेबिन भी उन सभी में से एक है। जिसके बाद वो बेबिन को बताता है कि उस मिरर का नाम मिरांजो है और वो उसे सबसे ज्यादा प्यारी है इस दुनिया में। जिसके बाद दूसरी तरफ हम अबीज को देखते हैं और ये बंदा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है और बस मरने ही वाला होता है। और तभी उस चूहे की हेल्प से हीलिंग और बाकी सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और अबीज डोरिश को बोलता है कि वो जाकर मिरांजो की हेल्प करे और इस बात पर रोने लगता है कि वो मिरांजो की हेल्प नहीं कर पाया। जिस पर हीलिंग वहां पर पहुंच जाती है और उसे हील कर देती है और उसे कहती है कि जो भी करना है उससे वो कर सकता है। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसे ट्रस्ट है कि वो लोग जो भी करें उन सबको बोजी बचाने वाला है। उसे बोजी पर पूरा भरोसा होता है। इसके बाद यहाँ पर डोमेस और हाकुरो उनसे यहाँ पर आकर टकरा जाते हैं। ये लोग बोजी को ढूंढ रहे होते हैं वहाँ पर और ये लोग हीलिंग को देखते हैं और उसे देखकर उसे सॉरी कहते हैं और वो कहते हैं कि वो लोग बोजी के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं और अब उसे पूरी शिद्दत के साथ प्रोटेक्ट करेंगे, बस उन्हें एक बार चांस देकर देखे। और हीलिंग उन्हें माफ कर देती है और उनसे बोजी के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद हाकुरो उन्हें बताता है कि आखिर नीचे हुआ क्या था, कि बोजी ने किस तरह से सामना किया डैशा का। और वो लोग बोजी के बारे में पूछते हैं। अबीज बताता है कि वो इस तरफ गया हुआ है। जिसके बाद वो तीनों अबीज, डोमेस और हाकुरो उस तरफ निकल पड़ते हैं और उनके पीछे पीछे डोरिश भी एक बिना टांग और बिना आंख के उनके पीछे पीछे जाने लगता है। इसके बाद हम वापस से किंग बोसे और बेबिन को देखते हैं और वो अबास्ट के बारे में, मिरांजो के बारे में बता रहा होता है। वो उसे बताता है कि मिरांजो उसके लिए एक मॉम और एक टीचर जैसी है और वो उसे बताता है जब वो जवान था तब वो दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को ढूंढकर उनसे लड़ा करता था और उन्हीं की खोज में वो होमा किंगडम पर पहुंच गया। ये एक मैजिकल किंगडम था और यहाँ पर मेजिस यानी कि जादूगर रहते थे और यहाँ पर वो मिरांजो के डैड से भी लड़ता है जो कि एक बहुत अच्छे विज़र्ड थे और इस फाइट में उसके डैड की डेथ हो जाती है पर मिरांजो की मॉम बोसे को माफ कर देती है और उसे हील भी कर देती है। दरअसल मिरांजो की मॉम बहुत काइंड नेचर वाली होती है और वो यही चीज मिरांजो को भी सिखाती है कि उसे बहुत ज्यादा काइंड बनना है और उस टाउन के लोग भी बहुत ज्यादा काइंड होते हैं और उसी तरह से मिरांजो भी उसकी मॉम की तरह काफी काइंड और इंटेलिजेंट होती है। पर उनके किंगडम में फाइट चल रही होती है और ये फाइट गॉड्स और उनके बीच में होती है क्योंकि हर एक किंगडम पर गॉड्स का राज हुआ करता था और होमा एक ऐसा किंगडम था जो कि उनसे लड़ने की ताकत रखता था और वो लोग उनके साथ अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे। और इस फाइट में वो सिर्फ उनका साथ देता है गॉड्स से लड़ने के लिए। ये लोग कई बार जीतते हैं पर अपनी फ्रीडम को पाने के लिए इन्हें कंटिन्यूअसली जीतना पड़ेगा। इसलिए ये लोग एक दूसरे किंगडम जाते हैं हेल्प मांगने के लिए और इस किंगडम का नाम होता है गाइजुका किंगडम। और यहाँ के लोग होमा के लोगों से बहुत डिफरेंट होते हैं कि लोग बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में होते हैं, ढंग से इन्हें खाने पीने तक को नहीं मिलता। होमा के लोग उनके साथ अपनी
नॉलेज को शेयर करते हैं और इससे गाइजुका को बहुत ज्यादा फायदा होता है वहाँ की किंगडम के लोगों को। और यहाँ के लोग दोगले होते हैं और गाइजुका किंगडम के लोग होमा किंगडम की हेल्प नहीं करते। वो लोग गॉड्स के साथ ही मिलकर उन्हें धोखा दे देते हैं और उसी के साथ साथ वो लोग मिरांजो की मॉम पर भी हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं और मिरांजो के साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। बट क्या बंदे हैं लोग, और हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और कागे अपनी छोटी सी तलवार उस मिरर के सामने तान देता है और दूसरी तरफ बोजी और ओकिन आपस में फाइट कर रहे होते हैं। बोजी बहुत ज्यादा थक चुका होता है पर तभी ओकिन बोजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर कैप्टन और डेस्पा आ जाते हैं और डेस्पा बोजी को बोलता है कि वो बहुत अच्छा लड़ा और उसे उस पर प्राउड है और उसे खुद को कोसने की जरूरत नहीं है कि वो पावरलेस है, वो टाइम के साथ और अच्छा बनता जाएगा। इसके बाद कागे उस मिरर पर बहुत गुस्सा करता है और उसे बोलता है मैं तुझे तोड़ दूंगा। मिरांजो बोलती है अच्छा भाई ठीक है तोड़ दे, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती खुद को बचाने के लिए। मिरांजो की बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और डेस्पा अपनी लाइटिंग पावर का यूज करके बोजी को शॉक देने की कोशिश करता है पर ओकिन इस बार किसी तरह से बच जाता है और वो लाइटिंग से बचने का तरीका ढूंढ लेता है। इसके बाद कैप्टन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर ओकिन उस पर स्वॉर्ड से हमला करके उसे घायल कर देता है और इसके बाद डेस्पा ओकिन को अपनी तरफ बुलाता है और हमें डेस्पा के बारे में पता चलता है कि उसकी टेक्निक है ऑब्जर्वेशन और टैक्टिक। वो अच्छी तरीके से जानता है कि कौन सा अटैक होने वाला है और उसे रोकना कैसे है पर उसकी बॉडी इसमें उसका साथ नहीं देती और फिजिकली काफी पावरलेस है। इसके बाद ओकिन उस पर अटैक करता है और डेस्पा उसे ग्रैब कर लेता है और ऐसा इसलिए करता है ताकि ये इस बात को लाइटिंग से हिट कर सके पर तभी उसे हेलुसिनेशंस होने लगती हैं और तभी इस मौके का फायदा उठाकर ओकिन डेस्पा को तलवार से मार देता है। बोजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ओकिन पर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि डेस्पा अभी मरा नहीं है, वो भी जिंदा है क्योंकि ओकिन कभी भी अपने ओपोनेंट्स की वाइटल ऑर्गन्स पर हमला नहीं करता है। ओकिन खुद को हील कर लेता है पर अब बोजी इसका सामना नहीं कर पा रहा होता क्योंकि अब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। इसके बाद वो कागे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बोजी ओकिन को रोकता है पर ओकिन उसके पैर पर अटैक कर देता है ताकि बोजी मूव ना कर पाए और वो बोजी को मारने वाला होता है और कागे पैनिक करके उसकी तरफ बढ़ता है उसे बचाने के लिए पर बोजी उसे वहां पर आने से मना कर रहा होता है कि तभी कागे किसी तरह की बहुत बड़े से ब्लैक क्रीचर में बदल जाता है और ओकिन को निगल लेता है। इसके बाद की बोजी और कागे राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने ओकिन को हरा दिया। इसके बाद मिरांजो बोलती है कि उसने जो किया है ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरा काम था और तभी कागे को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होने लगता है और इसके बाद ओकिन उसे चीरते हुए बाहर निकलता है। बोजी उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद हम लोग बोस से और बेबिन को देखते हैं और वो अभी भी उसे अपनी स्टोरी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं कि होमा के लोगों को धोखा देने के बाद गैकुल्सा किंगडम के लोग एक गॉड से बोलते हैं कि होमा के लोगों ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया है और ये लोग झूठ बोल रहे होते हैं और गॉड बोलते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और वो उन्हें कहकर जाता है भाई कितना ड्रामा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और यहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त एक सोल्जर उसे पूछता है कि आखिरकार उस गॉड ने उस पर कब्जा क्यों नहीं किया। गॉड बोलता है कि वो कब्जा तो करना चाहता है पर उसे लगता है कि इंसानों पर कब्जा करने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा क्योंकि इंसान पहले जैसा नहीं रहा, वो अब कई ज्यादा नॉलेजेबल बन चुका है और उसे लगता है कि गॉड अब ह्यूमंस पर कंट्रोल नहीं कर सकते और उनका टाइम अब खत्म होता जा रहा है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि बॉस उस किंगडम में आ पहुंचता है जब उसे इसके बारे में खबर मिलती है और जब यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि उन लोगों ने मिरांजो को एक पोल के ऊपर बांध रखा है जैसे कि किसी जानवर को बांधा जाता है और इन लोगों ने उसके हाथ काट दिए होते हैं और उसे उस हालत में देखकर बोसे को मिरांजो पर बहुत ज्यादा दया आती है और गायकुजा के लोगों से उसे नफरत हो जाती है और वो यहाँ के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और वो सभी लोग उससे भीख मांग रहे होते हैं कि वो उनके बच्चों को छोड़ दे और बोसे उन पर रहम नहीं खाता और सभी को कुचलना शुरू कर देता है और डायडा बोसे के अंदर चल रही ये सभी बातें देख पा रहा होता है बिल्कुल लाइव पर बोसे वहाँ के सभी लोगों को मार देता है और इसके बाद मिरांजो को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वो यहाँ पर उसे ठीक करने के लिए बोलता है। इसके बाद बोसे फैसला करता है कि वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी मिरांजो के साथ ही स्पेंड करेगा और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और बेबिन बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे इंसिडेंट ने उसे बदल दिया, जिस पर बोसे बोलता है कि नहीं और वो बताने ही वाला होता है कि इसका असली रीजन क्या था। कि तभी बेबिन का स्नेक वहाँ पर आ जाता है और वहाँ के हालात के बारे में उसे बताता है। बेबिन बोसे को बताता है कि उसे अब जाना होगा बोजी को बचाने के लिए क्योंकि उसका एनिमी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बोजी की स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वो उसे हरा नहीं सकता और बेबिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओकिन कागे से बाहर छुपा होता है और अब कागे मरने वाला होता है। इसके बाद ओकिन बोजी की तरफ बढ़ता है उसे ठिकाने लगाने के लिए और इस तरफ कैप्टन और डेस्पा ओकिन को ये करने से रोकते हैं पर वो उसे रोक नहीं पाते क्योंकि बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं खुद ही और ओकिन बोजी को भी मार देता है। इसके बाद मिरर में कुछ हलचल दिखते हैं और मिरांजो मिरर से निकलकर कॉपरहेड की बॉडी में चली जाती है और कागे और बोजी को टच करने वाली होती है कि तब डेस्पा उसे जज कर लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि कॉपरहेड अपने हाथों से एक ग्रीन लाइट को निकालती है जैसे कि हीलिंग की पावर से निकला करती थी और इसे हील करने की कोशिश करती है। इसके बाद डेस्पा को पता चलता है कि वो कॉपरहेड नहीं बल्कि मिरांजो है और वो उसकी सारी मेमोरीज देख लेता है। इसके बाद बोजी और डेस्पा खुद को एक अजीब सी जगह पर पाते हैं और दोनों कागे की आवाज को सुनते हैं। यहाँ पर ये लोग एक नदी को भी देखते हैं जिसके एक पार कागे की मॉम होती है और दूसरी तरफ कागे होता है, जिससे कि डेस्पा को पता चल जाता है कि जिंदगी और मौत के बीच की एक लाइन है, यानी कि अगर कागे ने उस रिवर को पार कर लिया तो वो उसकी मॉम के पास चला गया तो वो मर जाएगा पर फिर उसे बचाया नहीं जा सकेगा। पर उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग वो खुद मर चुके हैं या फिर जिंदा है। डेस्पा को बहुत चिंता होने लगती है क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए होते हैं और अब उन्हें नहीं खर्च पाएगा और लोग कागे को रोकने की कोशिश करते हैं जो कि रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और ये लोग चाहकर भी उस पर नहीं पहुंच पाते, जिससे कि डेस्पा को रियलाइज होता है कि वो लोग एक्चुअल में इस वर्ल्ड में नहीं है, यानी कि वो लोग अभी मरे नहीं है बल्कि वो लोग अभी मिरांजो के माइंड में है और उसी के नजरिए से ये सब कुछ देख रहे हैं। इसके बाद मिरांजो वहां पर पहुंचती है पर कागे को रोक लेती है और उससे वही बात बताती है कि अगर उसने इस रिवर को क्रॉस कर लिया तो वो वापस से जिंदा नहीं हो पाएगा पर वो उसे उसकी लाइफ के बारे में सोचने के लिए बोलती है। इसके बाद कागे को अपनी लाइफ के बारे में याद आ जाता है और रोने लगता है। इसके बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि उसने अपने एक दोस्त की हेल्प करनी है और वो ये काम आधे में छोड़कर आया है, इसलिए वो अभी उसके साथ नहीं जा सकता पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि काम खत्म होने के बाद वो जरूर उनके पास आएगा पर तब तक वो शायद से बूढ़ा हो चुका होगा। इसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है, वो उसका वेट करेगी यहीं पर और उसे अलविदा बोल देती है। इसके बाद कागे मिरांजो को थैंक्स बोलता है और यहाँ से वापस से बोजी की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है और इस तरफ हम देखते हैं कि डायडा की गोद में मिरांजो सो रखी थी। अचानक से उसके हाथ वापस आ जाते हैं और उसका मास्क भी टूट जाता है और उसका फेस ठीक हो जाता है और शायद से ये चीज उसकी
की इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है मिरांजो की, और इससे हमें पता चलता है कि मिरांजो अंदर से ठीक होने लग चुकी है, उसकी मेंटल स्टेट ठीक होने लगी है और डायडा उसे देखकर खुश हो जाता है। और तभी मिरांजो वहां से गायब हो जाती है और डायडा फिर से अकेला हो जाता है। इसके बाद मिरांजो को देखते हैं और वो देखती है कि मिरांजो की मॉम और बोजी की मॉम खड़ी होती है। अब इस तरफ हम मित्सुमाता को देखते हैं जो कि रेस्पा की बॉडी के पास जा पहुंचता है और उसे देखकर ऑकिन उस पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और मित्सुमाता के अटैक से बचकर उस पर अटैक करके उससे काफी गहरी चोट पहुंच जाता है और मित्सुमाता की ब्लड को पीने लगता है। और इसके बाद मित्सुमाता को मारने ही वाला होता है कि तभी बेबिन ऑकिन पर हमला कर देता है और उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है और मित्सुमाता को बचा लेता है। और तभी बाकी सभी यानी कि डोरिश और ये सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। हाकुरो बोलता है कि उन्हें यहाँ पर हीलिंग को बुलाना होगा, नहीं तो बोजी जिंदा नहीं बचेगा। डोरिश बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हीलिंग ने अपनी सारी की सारी पावर्स को खत्म कर दिया है और अब ये किसी को भी हील नहीं कर पाएगी। पर वो कहता है कि एक और आदमी है जो कि इन्हें हील कर सकता है और ये लोग उसका नाम बताने ही वाले होते हैं कि तभी ऑकिन दोबारा से ठीक हो जाता है। भाई मरता नहीं है बंदा तो क्या ये? और डोरिस बोलता है कि इसे संभाल लेगा। उसे लगता है कि बोजी जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ऑकिन ने उसे भी हरा दिया और उसकी मिडल स्वॉर्ड उसके लिए एक गलत मैच होगा। इसके बाद ऑकिन और उसमें फाइट शुरू हो जाती है और डोमेस ऑकिन को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है पर ऑकिन खुद को रिपेयर कर लेता है। इसके बाद ऑकिन डोरिस पर अपनी स्टॉप करने वाली टेक्निक को यूज करता है और डोमेस बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाता है, लेकिन तभी बेबिन वहां पर आकर उसके अटैक्स को रोकता है और डोमेस को बचाता है और उसकी टेक्निक्स के बारे में बताता है उसे। इसके बाद अबीस और डोरिश को भी पता चल जाता है और वो चारों मिलकर ऑकिन पर हमला करने लगते हैं और ऑकिन अपनी स्टॉप करने वाली टेक्निक से डोरिश को रोकने की कोशिश करता है पर डोरिश उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे दूर जाकर फेंक देता है। वो उस पर लगातार मुक्के मारता है और उसके चेहरे का एक आलू का पकौड़ा बना देता है पर ऑकिन फिर से खुद को रिकवर कर लेता है। डोरिश उसका गला पकड़ता है। तभी हम देखते हैं कि ऑकिन अपने पास्ट के बारे में सोचता है, एक ट्रेनिंग के बारे में जो कि उसे डेस्पा ने दी थी ऐसी ही सिचुएशन के लिए जब वो पूरी तरह से अकेला पड़ जाए। तभी वो अपनी उस ट्रेनिंग को याद करता है और डोरिश को अपने ऊपर से उठाकर फेंकता है और उन चारों पर अटैक करने लगता है और वो उन पर भारी पड़ रहा होता है और उन सभी पर स्टॉप करने वाली टेक्निक को यूज करता है और वो लोग उसे रोक नहीं पाते और ऑकिन से फाइट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही होती है उन्हें। तभी अबीस उठ खड़ा होता है और बाकी सबको बोलता है कि ये लोग द बिग फोर है, ये लोग ऐसे ही हार नहीं मान सकते और इन्हें कुछ भी करके इसे रोकना ही होगा। ये सभी लोग फिर से खड़े होते हैं ऑकिन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अब दूसरे वर्ल्ड में हम देखते हैं कि बोजी की मॉम और मिरांजो की मॉम एक रिवर की दूसरी तरफ खड़ी होती है और इस तरफ मिरांजो खड़ी होती है और बोजी अपनी मॉम को देखने के बाद उसे अपनी मॉम के साथ बिताए हुए कई सारी मेमोरीज याद आने लगती है। बोजी की मॉम उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और अपनी मॉम से मिलने के लिए बस एक बार मिलने के लिए तरस रहा होता है और वो खुद पर काबू करता है। डेस्पा उसे संभालता है। इसके बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि बोजी की मॉम के पास जो वुमन खड़ी है वो मिरांजो की मॉम है। इसके बाद बोजी की मॉम जिसका नाम शिना होता है ये मिरांजो को बोलती है कि आखिरकार उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई। मिरांजो की मॉम उसे कहती है कि उसने ये सब क्यों किया। इसके बाद शिना मिरांजो को कहती है कि वो इस रिवर को पार नहीं कर सकती और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ये तब का होता है जब मिरांजो ने शिना को मार दिया होता है जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, पर उस सिचुएशन के दौरान वो खुद मरने की कगार पर होती है। इसके बाद वही डीमन फिर से यहाँ पर आता है और मिरांजो से बोलती है कि वो अभी नहीं मर सकती, पर इसीलिए वो डीमन उसकी सोल को एक मिरर के अंदर डाल देता है और उसे बोलता है कि इसके बदले उसे मरने के बाद अपनी सोल को उसके हवाले करना होगा। मिरांजो इस बात के लिए मान जाती है और इसीलिए ये मिरांजो उस रिवर को क्रॉस नहीं कर सकती है और इस रिवर को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकती, यानी कि जब लोग मर जाते हैं वो दूसरे वर्ल्ड में जाते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी सोल उस डीमन के पास है। इसके बाद शिना से बोलती है कि तुमने इतने सैक्रिफाइस किए फिर भी तुम्हारी लाइफ सैडनेस से भरी हुई है और वो कहती है कि इसकी मॉम ने उसके बारे में सब कुछ बताया है और वो कहती है कि उसे मिरांजो के लिए अब कोई भी गरज नहीं है और उससे बोजी के बारे में पूछते हैं। मिरांजो की मॉम उससे बोलती है कि उसे ये सब करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये सब करने से उसे और ज्यादा तकलीफ होगी। मिरांजो इस बात के लिए डिसएग्री करती है और वो कहती है कि वो बोसी के साथ खुश रहेगी। इसके बाद ये सभी लोग लिविंग वर्ल्ड में वापस जाने लगते हैं और डेस्पा और बोजी मिरांजो के पेन को देखते हैं, जिस पर डेस्पा बोजी को बोलता है कि आगे चलकर बोजी ही मिरांजो को खत्म करेगा। क्या उसके लिए उसके मन में कोई नफरत है क्योंकि मिरांजो ने ही उसकी मॉम को मारा था? बोजी बोलता है कि नहीं और डेस्पा बोजी को मिरांजो का पास्ट दिखाता है और उसे देखकर बोजी भी इमोशनल हो जाता है। पर इस तरफ हम फाइट के मैदान को देखते हैं, यहाँ पर द बिग फोर ऑकिन से लड़ रहे होते हैं और ये लोग ऑकिन को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर उसे रोक नहीं पाते और हम देखते हैं कि ये लोग अब पूरी तरह से थक चुके होते हैं और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं, यहाँ तक कि हाकुरो भी अब इंजर्ड हो चुका होता है। जिसके बाद डेस्पा और बोजी फिर से इस वर्ल्ड में आ जाते हैं। रियल वर्ल्ड में डेस्पा को पता चलता है कि कागे भी अब ठीक हो चुका है जो कि मिरांजो की वजह से हुआ है और डेस्पा और बोजी अभी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं और इस तरह से अगर चलता रहा तो ये लोग मर जाएंगे। डेस्पा इसलिए कागे को बोलता है कि वो कैप्टन के पास है क्योंकि कैप्टन को एक ऐसी टेक्निक आती है जिससे कि लोग ब्लड की फ्लो को रोक सकते हैं। कागे जाने की कोशिश करता है पर ऑकिन उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर रास्ते में बोजी खड़ा हो जाता है। उसे रोकने के लिए ऑकिन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी बॉस यहाँ पर आ जाता है और ये और बोजी आमने सामने होते हैं और बॉस बोजी को मारकर साइड में फेंक देता है और बाकी सबको भी। इसके बाद वो डेस्पा को थैंक्स बोलता है कि उसने उसकी बेटे यानी कि बोजी का ख्याल रखा। डेस्पा लाइटनिंग अटैक उस पर करने ही वाला होता है पर बॉस बोलता है कि अब उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला उसे और ये अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है और यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों को हील कर देता है और उस लाइट को देखकर हीलिंग भी वहाँ पर भागने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोजी और बाकी सभी लोग पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं और डेस्पा और बोजी और कागे इस बात को सेलिब्रेट करने लगते हैं और तभी ऑकिन इनकी तरफ आने लगता है। बोजी भी रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए पर बॉस उसे रोक देता है और बोलता है कि ये उससे लड़ेगा। डेस्पा बोजी को समझाता है कि अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, यानी कि अब कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि वो ऑकिन को रोक सके क्योंकि उन्होंने सब कुछ ट्राई कर देख लिया है और ये लोग उसे नहीं रोक पाए और इसलिए अब इन्हें बॉस पर ट्रस्ट करना होगा। इसके बाद ऑकिन और बॉस की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऑकिन उस पर हमला करता है पर उसके स्वॉर्ड से उसे फर्क नहीं पड़ता और बॉस से बोलता है कि कोई भी मामूली स्वॉर्ड उसका कुछ नहीं कर पाएगी और इसका रीजन हमें डेस्पा से पता चलता है। बॉस से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा था और अगर बॉस की पावर को डायडा जैसी एक छोटी सी बॉडी के अंदर पैक कर दिया जाएगा तो इसकी रिजिडिटी यानी कि टफनेस भी बढ़ जाएगी और अब ये छोटा बन चुका है पर और ज्यादा पावरफुल हो चुका है और डोमेस और बाकी सभी लोग चीयर अप हो जाते हैं उसे देखकर। इसके बाद ऑकिन उसे देखकर थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और बॉस पर दबा के हमले करता है और उसके अटैक्स का बॉस से कोई भी ऐसा नहीं होता। इसके बाद बॉस से एक ही बार में ऑकिन को आधा उड़ा देता है। बॉस से कंटिन्यूअसली उस पर हमले करता है और अटैक करते करते वो ऑकिन का पेस्ट बना देता है। इसके बाद ऑकिन भी खुद को रिपेयर कर लेता है पर बॉस से पीछे उसे कुचल देता है और इस बार उसके आर्मर के पीसेस को कलेक्ट करके उसे दबाकर एक बॉल में बना देता है और उसकी स्ट्रेंथ को देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह
जाते हैं। इसके बाद ओकिन खुद को फिर से रिपेयर कर लेता है। भाई कितनी बार करेगा ये रिपेयर, क्या भाई इसको मरना नहीं है, मर जा भाई। अब इसके बाद बोसे को कुछ सोचता है और अपने आसपास जमीन के ऊपर ठोकने लगता है और एक बड़ा सा पत्थर निकालकर साइड में रख देता है और उसमें एक सुराग कर देता है और ओकिन को फिर से तोड़कर उसकी बॉल बना देता है और उसे छोटे से सुराग में अंदर की ओर रख देता है और उस सुराग का मुंह बंद कर देता है। और अब ओकिन की बॉडी उसका ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पाती है और एट द एंड वो उसमें कैद हो जाता है। उसे देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि फाइनली बोसे ने ओकिन को हरा दिया है। जिस ओकिन को हराने में उनका खून पसीना एक हो गया, फिर भी वो उसे हरा नहीं पाए थे। बोसे ने बहुत आसानी से उसे हरा दिया। ताकि बोलता है भाई ये तो चीटिंग है यार, ये बोसे तो ओकिन से भी ज्यादा खतरनाक है, आखिर करे बोजी उसे क्या हराएगा। और बोजी बोसे यानी कि अपने डैड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब बोजी बोसे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोसे उन सभी लोगों को इग्नोर करता हुआ सीधा मिरांजो के पास जाता है और मिरांजो से कहती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। बोसे से कहता है कि उसने जो भी किया ये सब कुछ उसने उसके लिए किया और साथ ही साथ ये सब कुछ उसी की गलती है क्योंकि उसने ये सब करने से उसे रोका नहीं और ये गलत काम उसे करने दिया। इसके बाद बोसे बोलता है कि अगर वो लड़ाई के अंदर हार गया तो वो उसे ज्वाइन करेगा, वो दोनों एक साथ मरेंगे। पर बोसे को ऐसा नहीं पता होता कि मिरांजो ऐसा नहीं कर सकती, यानी कि वो उसके साथ नहीं जा सकती दूसरी दुनिया में क्योंकि उसने डीमन के साथ डील की है। इसके बाद बोसे उन सभी को बोजी और बाकी सभी को बोलता है कि अगर ये लोग इसलिए लड़ रहे हैं उससे कि ये लोग डायटा की बॉडी को वापस पा ले तो सभी लोग मारे जाएंगे और इन सभी को इसके सामने झुकने के लिए बोलता है और अगर ये सभी लोग इसके सामने झुक जाएंगे तो शायद इन्हें छोड़ देगा। इसके बाद बोजी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि एक तरफ उसके डैड थे और दूसरी तरफ उसका भाई, उसे दोनों में से किसी एक को चूज करना था, लेकिन बोजी अपने भाई को चूज करता है ताकि उसे रोकने की कोशिश करता है। पर बोजी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है और वो उसे कहते हैं कि ठीक है वो उसके साथ है, अगर ये लोग मरेंगे तो एक साथ और जिएंगे तो एक साथ में। इसके बाद बोसे बाकियों से उनकी मर्जी पूछता है और बाकी सब कहते हैं कि वो लोग भी बोजी के साथ हैं, उनके अपने अपने रीजंस होते हैं। इसके बाद बोजी उनके सामने आ जाता है और उन्हें उसके लिए लड़ने के लिए मना करता है क्योंकि वो उन्हें और भी ज्यादा चोटिल होता हुआ नहीं दिख सकता था। इसके बाद डेस्पा बाकी सभी को बोलता है कि वो लोग ना लड़े क्योंकि वो लोग लड़ने की हालत में नहीं है इस वक्त और बेकार में ही मारे जाएंगे। पर फिर भी डोमेस बोसे से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। बोजी उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है ताकि वो बोसे से ना लड़ पाए। इसके बाद हम डेस्पा को सोचते हुए देखते हैं कुछ कि अगर बोजी बोसे के अटैक्स को देख ले जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है तो वो उसे हरा सकता है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद बोजी खुद को अपने डैड के उस बहुत बड़े से जायंट फिगर के साथ इमेजिन करता है जिससे कि उसे लड़ना है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और बोसे बोजी पर अटैक करना शुरू करता है और बोजी उसके अटैक्स को डॉज करता है और सरप्राइजिंगली किंग बोसे के उन पावरफुल अटैक्स को बहुत आसानी से रोक रहा होता है और धीरे धीरे करते हुए बोसे के उस क्लब को उस वेपन को तोड़ता जाता है और उनकी फाइट को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। बोजी अपने अटैक से बोसे को पीछे धकेल रहा होता है और बोसे को उसके साथ फाइट करने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। डेस्पा सभी लोग हैरान रह जाते हैं और डोमेस को वही टाइम याद आता है जब उसने बोजी को बोला था कि इस तरह से स्वॉर्ड फाइट नहीं करते, लेकिन आज बोजी को इस तरह से देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बोजी एक सच्चा राजा बन सकता है। बोसे उस पर लगातार हमले कर रहा होता है, ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। किंग बोसे जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स में से एक है जिससे कि हराना नामुमकिन है, बोजी के सामने पावरलेस लग रहा होता है। बोसे बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, मिरांजो के पास जाता है। किंग बोसे अपने अंदर कई तरह के इमोशंस को फील कर पा रहा होता है, गिल्ट, खुशी, ये सब कुछ, और अब उसे समझ में नहीं आता कि अब उसे किसका साथ देना चाहिए, मिरांजो का या फिर अपनी फैमिली का। और उसे इस बात की खुशी होती है कि उसे हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा बोजी है। मिरांजो से देखकर समझ आती है कि किंग बोसे को वापस से इस लाइफ में आने के लिए कोई भी इच्छा नहीं थी, पर उसने ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मिरांजो ऐसा चाहती थी। वो किंग बोसे से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे इतना ज्यादा सहना पड़ा और बोसे बोलता है कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए क्योंकि उसने खुद एक अच्छी लाइफ जी अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उसके लिए तो बोसे ही सब कुछ था, यानी कि उसकी फैमिली। मिरांजो बोजी को कहती है कि वो उसे खत्म कर दे। इसके बाद डायडा को उसकी बॉडी वापस मिल जाएगी और वो दोनों यानी कि बोसे और मिरांजो इस वर्ल्ड को छोड़कर चले जाएंगे। बोजी ऐसा नहीं करना चाहता पर वो अपने डैड के सिखाए हुए लेसन को याद करता है क्योंकि एज अ रॉयल पर्सन उन्हें ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि उनकी बेनिफिट में ना हो और बहुत ज्यादा मुश्किल हो, पर इससे सबका बेनिफिट होगा। और बोजी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर अपीज उसे रोक लेता है। मिरांजो बोलती है कि नहीं मुझे मत रोको यार। बोजी उस मिरर को तोड़ देता है और जैसे ही वो मिरर टूटता है तो उन दोनों की सोल्स वहां से जाने लगती है और तभी वो डीमन यहाँ पर आ जाता है और मिरांजो के सोल के पीछे जाने लगता है। डेस्पा कैप्टन को उस डीमन का सर काटने के लिए बोलता है और वो ऐसा करने के लिए आगे बढ़ता है पर वो डीमन मिरांजो के सोल को निकल लेता है। इसके बाद हम मिरांजो का पास्ट देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मिरांजो एक डीमन से मिलती है जो कि एक छोटा बच्चा ही होता है उस वक्त और मिरांजो और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और मिरांजो उस डीमन से माफी मांग रही होती है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन वहां पर प्रेजेंट होता है और मिरांजो जैसी कई सारी सोल्स को खा रहा होता है और मिरांजो उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि आखिर उसे भी ये सब सहना पड़ेगा, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर सिर्फ पेन और सफरिंग है। इसके बाद हम डैश को देखते हैं और यहाँ पर वही आदमी आया होता है जो कि किंग्स को रैंकिंग देता है और वो किंग डैश को बोलता है कि वो रैंकिंग ऑफ किंग्स में सबसे टॉप पर आ चुका है और वो उसे कहता है कि वो इस पोजीशन को एक्सेप्ट करे और उसके साथ उस प्रेजर के पास चले जो कि फर्स्ट पोजीशन पर जो किंग होता है उसको दिया जाता है। डेस्पा उसका वो प्रपोजल मना कर देता है पर वो आदमी उसे कन्विंस करता है कि क्या पता हो सकता है कि उस प्रेजर में क्या पता ओकिन की बीमारी का कोई इलाज भी हो। अब इसके बाद हम डायटा को देखते हैं और उसे बोसे की आवाज सुनाई देती है और वो अभी भी इस अंधेरे में कैद होता है और उसे वही फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं जब हम देखते हैं कि मिरांजो की मॉम के गुजर जाने के बाद वो किंग बोसे के साथ ही रहती है। पहले तो मिरांजो को अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है और वो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है पर किंग बोसे उसे बचा लेता है और इसके बाद ये लोग साथ साथ रहने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि मिरांजो अब बहुत बड़ी हो चुकी होती है। तब मिरांजो को किंग बोसे के ड्रीम के बारे में पता चलता है कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनना चाहता है। जिसके बाद मिरांजो किंग बोसे से बोलती है कि उसे अपने ड्रीम पर फोकस करना चाहिए और ये दोनों मिलकर उसके ड्रीम को पूरा करेंगे और वो उसकी हेल्प करेगी इसमें। इसके बाद किंग बोसे बहुत सारी फाइट्स लड़ता है और उनमें जीतता भी है पर काफी खुश भी होता है। पर एक बार ये एक गॉड से लड़ जाता है और ये वही गॉड होता है, वही ड्रावना से दिखने वाला गॉड जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और जब बोसे उसका सामना करता है तो वो उसे बुरी तरह से हरा देता है और किंग बोसे को उदास देखकर मिरांजो उसे एक आइडिया देती है और उसे डीमन के पास लेकर जाती है और ये डीमन एक्चुअल में उसका बचपन का वही दोस्त होता है। ये डीमन उसकी विश को पूरा करने के बाद बोजी की स्ट्रेंथ को मांगता है और ये सब कुछ अब डायटा को पता
चल जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि आखिर बोजी इतना वीक क्यों है। बोजी की सारी स्ट्रेंथ बोसी के पास आ गई थी उस डीमन से की हुई डील की वजह से, और इस वजह से डायडा को अपने डैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद किंग बोसी उस गॉड को हरा देता है जिससे कि वो पहले हार चुका था, पर उसे मारकर उसे किसी तरह की एक्साइटमेंट नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोसी अब बीमार पड़ चुका होता है और वो मिरांजो को बोलता है कि वो डायडा का साथ दे और उसे उसका डिसीजन लेने से रोके, और वो उसे डायडा को असिस्ट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो मिरर टूट जाता है और डायडा होश में आ जाता है और उसे अपने डैड की सोल दिखाई देती है आसमान की तरफ जाते हुए, और उसके डैड उसे बोलते हैं कि उसे मिरांजो को बचाना है और वो उसका ख्याल भी रखे। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं और ये लोग उस डीमन पर हमला करते हैं, पर डीमन को कुछ नहीं होता। पर किंग डैशा के लाइटनिंग अटैक से वो नीचे गिर जाता है और इसका फायदा उठाकर कैप्टन उस डीमन का गला काट देता है, और डेस्पा डीमन का उस हेड को लेकर उस डीमन को बोलता है कि अगर वो अपना सर वापस आता है तो उसे उसकी एक विश को पूरा करना होगा, और वो डीमन मान जाता है। डेस्पा डीमन को उसके भाई को ठीक करने के लिए कहने वाला होता है कि तभी बोजी डेस्पा को मिरांजो को बचाने के लिए बोलता है, और तभी डायडा पीछे से आता है और उस डीमन को चिल्लाकर उसे अपनी विश पूरी करने के लिए बोलता है, और वो उस डीमन को बोलता है कि वो चाहता है कि मिरांजो को वो वापस से जिंदा कर दे, और वो डीमन अपना सर डेस्पा से वापस ले लेता है और मिरांजो को वापस से जिंदा कर देता है। जिसके बाद वो डीमन वहां से गायब हो जाता है। अब इसके बाद डायडा वहां पर जाता है मिरांजो के पास और उसे गले से लगा लेता है और उसे बोलता है कि वो बहुत टाइम से उससे मिलना चाहता था। मिरांजो बोलती है मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी की, पर डायडा बोलता है कि उसी की वजह से वो ग्रो कर पाया है, और इसके बाद डायडा मिरांजो को अपनी वाइफ बनने के लिए बोलता है। ये सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। इसके बाद मिरांजो सेंटी हो जाती है। कैप्टन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसने उनकी विश पर चुरा लिया था। डेस्पा उसे रुकता है और कहता है कि ऑकिन तो इमोर्टल है, उसे फिर से बचाने का मौका जरूर मिलेगा। इसके बाद डायडा उसे थैंक्स बोलता है और वो उसे उसकी भाई की हेल्प करने के लिए भी थैंक्स बोलता है। डेस्पा उसे बोलता है कि बोजी ने बहुत मेहनत की है और जब कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था तो उसने खुद पर भरोसा किया और खुद को और बेहतर बनाने में लगा रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वीन ईलिंग भी पहुंच जाते हैं और उसे पता चलता है कि डायडा अब वापस आ चुका है, और तब यहाँ पर अबीस बोलता है कि उन्हें बोजी को नया किंग बना देना चाहिए, जिस पर डायडा भी एग्री करता है। पर बोजी को खुद पर यकीन नहीं होता कि वो एक अच्छा किंग बन पाएगा। कागे उसे बोलता है कि वो जानता है और उसे यकीन भी है कि बोजी एक अच्छा किंग बन पाएगा, और वो उस किंग की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और सभी लोग उसे किंग मानकर उसके सामने झुक जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं और बोजी को हवा में उछालने लगते हैं। बोजी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली बोजी का सपना पूरा हो जाता है और ये देखकर कागे को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो सोचता है कि अब बोजी का सपना पूरा हो चुका है और अब बोजी को उसकी जरूरत नहीं है उसे, और अब वो उसकी दोस्ती के लायक नहीं है, और वो सोचता है कि इस जगह पर अब उसका रहना ठीक नहीं है और ये इस जगह के लिए नहीं बनाए, और कागे यहाँ से चला जाता है। पर ये बात बोजी को मालूम नहीं होती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड कागे यहाँ से जा चुका है। बोजी उसे हर तरफ ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगडम अब ठीक हो चुका होता है और वो अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स अब वापस लौट रहे होते हैं और साथ में वो ऑकिन को भी लेकर जा रहे होते हैं, और तभी किंग बो उन पर हमला कर देता है और ऑकिन को आजाद कर देता है और ऑकिन को फिर से रीजनरेट कर लेता है, और किंग बो उसका सर काट कर उसे काफी दूर एक लेक के अंदर फेंक देता है और उसका सर एक मछली निगल लेती है। इसके बाद किंग बो बोलता है हाँ अब ये सब बराबर हुआ, और ऐसा बोलकर ये यहाँ से चला जाता है। अब इस तरफ हम कागे को देखते हैं जो कि अपनी नई जिंदगी को स्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, और इस बार ये बंदा चोरी नहीं करता और लोगों के पास जाकर काम मांगता है, और ये सभी लोग उसे भगा देते हैं और बोलते हैं कि ना ना जा यहाँ से, तेरे लिए कोई काम नहीं है, और साथ ही साथ उसका घर भी तोड़ देते हैं। पर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा, और कागे को बोजी की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है और इस तरफ बोजी भी बहुत ज्यादा उदास होता है। पर लोगों का बर्ताव अब उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है और सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, पर काफी अच्छे से सारा का सारा काम हैंडल कर रहा होता है एक राजा के रूप में, और उसे कागे की बहुत याद आ रही होती है। इसके बाद हीलिंग उसे बोलती है कि भले ही ये उसका सपना था, पर अगर अब उसे किसी और चीज में खुशी मिलती है तो उसे वो करना चाहिए, और वो उसे बोलती है कि कागे उसके लिए एक तरह का एक गुड लक चैंप है और उसे कागे के साथ ही रहना चाहिए, और वो उस पर ये फैसला छोड़ देती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि बैबिन के स्नेक्स कागे को ढूंढ लेते हैं और बोजी कागे के साथ जाकर मिलता है और वो कागे को बताता है कि उसने अपने किंगडम को छोड़ दिया है और इसने डायडा को वहां का किंग बना दिया है किंगडम की देखभाल करने के लिए, और कागे ये सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पर वो बोजी पर गुस्सा भी होता है और उसे गाली देने लगता है, अबे बोजी पागल है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो राजा बनना था ना, तुमने तो कितनी मेहनत की है इसके लिए। जिस पर बोजी उसे बोलता है कि उसका सपना पूरा हो चुका है और अब इसका नया सपना ये है कि उसे अपने डैड की तरह एक नया किंगडम बनाना है, और कागे उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इसमें, और ये दोनों वापस से अपने एक नए एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं और एक दूसरे से वापस मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और ये सीरीज यही पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, और गाइज आपको सीरीज में सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना, और गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।